सन 1986 में मैं एक सरकारी फैक्ट्री के कैंटीन में खाना बांटने वाला रेपो देने का काम करता था। वहाँ एक लड़की थी जो रोज सिर्फ 20 पैसे की सब्जी लेती थी। वो बांस की छड़ी की तरह पतली थी और उसका वर्क यूनिफॉर्म इतना धुला हुआ था कि उसका रंग उड़ चुका था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसके बारे में पूछा तो एक पुराने कर्मचारी ने सिसकते हुए कहा कि उसके परिवार पर बहुत बोझ है, उसके लिए पेट भर जाना भी बहुत है। तब से जब मैं उसे खाना परोसता तो मेरा हाथ कौंपता था। चम्मच पत्ता गोभी पर जाता था, पर बाउल में कुछ मांस के निवाले गिर जाते थे। हर बार वो मना करने की कोशिश करती थी और मैं सिर्फ मुस्कुराकर कहता था कि आज मांस ज्यादा है। 2 साल बाद एक दिन वो अचानक खाने नहीं आई। मैंने सोचा कि उसे कुछ हो गया है और मैंने हर जगह पूछा। आखिरकार फैक्ट्री डायरेक्टर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मैंने सोचा कि मुझे सजा मिलेगी, पर दरवाजा खोलते ही वो अंदर थी। डायरेक्टर ने जो कहा सुनकर मैं वहीं जम गया। दोपहर के खाने के समय कैंटीन की खिड़की पर लंबी कतार लगी हुई थी। मैं खाना परोस रहा था, तभी एक डरी सहमी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मास्टर जी, एक राशन पत्ता गोभी और एक बाउल चावल। मैंने सिर उठाया। वही लड़की थी। वो धुला धुला यूनिफॉर्म, कॉलर और कफ घिसे हुए, इतनी पतली कि पहचानना मुश्किल था। उसके गाल अंदर धैसे हुए थे, जिससे उसकी आंखें बहुत बड़ी लग रही थीं। मैं उसका नाम नहीं जानता था, बस इतना पता था कि वो बिना नागा 20 पैसे की सब्जी मांगती थी। तब मैंने जानबूझकर हाथ हिलाया और पत्ता गोभी के नीचे छुपे हुए दम किए हुए सुअर के कुछ टुकड़े चम्मच से फिसलकर उसकी प्लेट में आ गिरे। वो लड़की सन्न रह गई। उसने मुझे डरी हुई आंखों से देखा। वो मांस को हटाने लगी, पर मैंने कलछी खींच ली और बस इतना कहा, आज मांस ज्यादा है। उसने होंठ हिलाए पर कुछ नहीं कहा। पास वाली खिड़की पर काम करने वाला मेरा साथी कानान डेंग ने सिर निकाला और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कुछ बुरा भला बुदबुदाया। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो कैंटीन में मेरे साथ ड्यूटी करने वाला एक पुराना कर्मचारी था और गप्पों का बहुत शौकीन था। मैंने उस लड़की की प्लेट आगे कर दी। उसने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा और जल्दी से चली गई। कानान डेंग ने अपनी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां जारी रखीं। कतार में लगे कुछ लोग चुपके से हंसने लगे। मैंने बड़ी कैरल उठाई और बर्तन में डाल दी। भाप ऊपर उठ रही थी। मेरी आवाज ठंडी थी। कानान डेंग ने अपना कॉलर पकड़ लिया और फिर कुछ नहीं बोला। वो लड़की सबसे दूर कोने में जाकर बैठ गई। वो बहुत धीरे धीरे खाती थी, सिर बहुत झुकाए। मैंने उसे पहले उन मांस के टुकड़ों को एक तरफ करते हुए देखा और फिर छोटे छोटे निवालों में चावल खाते हुए। काफी देर बाद उसने मांस का एक छोटा सा निवाला उठाया। बहुत देर तक झिझकती रही, फिर मुंह में डाला और बहुत धीरे धीरे चबाया, जैसे वो साधारण दम किया हुआ सुअर का मांस नहीं बल्कि कोई अनोखा व्यंजन हो। मेरा दिल भर आया। 80 के दशक में फैक्ट्री की हालत अभी भी अच्छी थी। कामगारों की तनख्वाह भी बुरी नहीं थी और कैंटीन में मांस के व्यंजन सिर्फ 40 पैसे में मिल जाते थे। ये लड़की कितनी मुश्किल हालात में होगी जो ऐसे जी रही थी। रात को फिर से आई। हमेशा की तरह सबसे सस्ती सब्जी मांगी। मैंने भी हमेशा की तरह अपना हाथ कंपाया। इस बार कुछ रिब के टुकड़े गिरे। उसने मना करना चाहा, पर मैंने उसे ऐसे देखा कि अगर तुमने ये नहीं खाया और फेंक दिया तो ये बर्बादी होगी। ले लो। उसने और ज्यादा नहीं कहा और प्लेट लेकर चली गई। कियान ने फिर एक बुरादा किया और अपनी खिड़की पर खड़े एक दूसरे कामगार से कहा, देख रहे हो कैसे कैंटीन के सामान से दूसरों पर एहसान कर रहा है, गंदे हाथ। वो कामगार बस बेचैनी से मुस्कुरा दिया और कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कलछी रखी, करवट बदली और कानान डेंग को देखा। कानान, साफ साफ बोल, किसके हाथ गंदे हैं? कानान डेंग ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं सबके सामने उसे चुनौती दूंगा। वो एक पल को उलझन में पड़ गया। फिर उसने अपना कॉलर तानते हुए कहा, जिसकी जैसी नियत हो वो खुद समझ जाए। फैक्ट्री की चीजों को छूना भी मना है। ये नियम है। तुम उसे कई दिनों से मांस दे रहे हो। क्या तुम समझते हो डायरेक्टर को कुछ नहीं दिखता? मैं गुस्से से हंस पड़ा। जो मुझे मिलता है वो मेरी अपनी राशन है। अगर रात को मैं मांस नहीं खाता तो किसी को भी दे सकता हूं। तुझे इससे क्या मतलब? कानान डेंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने कहा, यह तो हड़ताल की बात है। मैं जरूर डायरेक्टर ल्यूसिस की शिकायत करूंगा। मैंने उसके साथ और समय बर्बाद नहीं किया। कलछी उठाई और खाना परोसते रहा। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। मेरे अंदर आग लगी हुई थी। अगले दिन डायरेक्टर लू ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। वो कैंटीन और लॉजिस्टिक्स के जिम्मेदार थे। एक शांत स्वभाव के आदमी जिनका मानना था कि झगड़ों से बचकर चलना अच्छा होता है। डायरेक्टर लू ने सिसकारी भरी और हाथ मलते हुए कहा कि मामला खाना परोसने के तरीके को लेकर है। किसी ने शिकायत की है कि तुम एक कामगार महिला को अतिरिक्त मांस देते हो। मैंने सिर हिलाया, हाँ। डायरेक्टर यू को थोड़ा अचंभा हुआ कि मैंने इतनी आसानी से मान लिया। उसने अपना चश्मा टटोलते हुए कहा, हायांगो, मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत अच्छी है, पर कैंटीन के अपने नियम है, कीमतें तय हैं। इससे गलत उदाहरण बनता है। खासकर कानान डेंग के यहां से बहुत शिकायतें आ रही हैं। मैं मन ही मन हंसा। जाहिर है कानान डेंग को शिकायतें ही करनी थी।
वो खुद कभी उन अधिकारियों को अतिरिक्त परोसना और अपने डिब्बे में सामान भरना नहीं भूलता था, और अब नियमों का रखवाला बन रहा था। मैंने पूछा, डायरेक्टर, क्या आप जानते हैं उस लड़की की क्या हालत है? डायरेक्टर यू ने सिर हिलाया। वो नई है, 3rd वर्कशॉप में है। लगता है उसका नाम ज्यू सियाओ है, और सुना है उसके परिवार पर काफी बोझ है। पर चाहे कितना भी बोझ हो, नियम तो नियम है। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो हर वक्त सिर्फ 20 पैसे की सब्जी खाती है। लगभग 1 महीने से हवा के झोंके से उड़ जाएगी। मैंने उसे देखा तो तरस आया और उसे थोड़ा मांस डाल दिया। ये नियम तोड़ना है। अगर इस फैक्ट्री में मानवता का लेश मात्र भी नहीं बचेगा तो हम ठंडी मशीन से कैसे अलग रहेंगे? डायरेक्टर लुआवाक रह गया। उसने अपना चश्मा उतारा और साफ किया। लीजिए अंगो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, पर नियम नियम होते हैं, इसलिए इस बार बात मत बढ़ने दो। चुगलियों से बचने के लिए मैंने न तो कोई वादा किया और न ही कोई विवाद। डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकलने पर मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कोई पत्थर रख दिया गया हो। दोपहर में जूसिया ओवन फिर से खाना मांगने आई। वो कतार में पीछे खड़ी थी, नजरें चुराती हुई मुझे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब उसकी बारी आई तो उसकी आवाज और भी धीमी थी। मास्टर जी, 1 बाउल चावल। उसने सब्जी तक नहीं मांगी। मेरा दिल बैठ गया। जरूर ये बातें उसके कानों तक पहुंच गई थी। बिना 2 बार सोचे मैंने आलू मांस का एक बड़ा सा कलछी भरा उसके चावल पर डाल दिया। मांस का एक छोटा सा पहाड़ा सा बन गया। वो घबरा गई। मास्टर जी, मैं नहीं ले सकती। पास से कानान डेंग की आवाज फिर से आई। वाह वाह, नियम तोड़ते हुए पकड़े गए। डायरेक्टर लू की बात तुम्हें एक कान से सुननी और दूसरे से उड़ानी है। पूरे कैंटीन की नजरें इकट्ठा हो गईं। ज्यूसिया ओबेन का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसकी आंखें भी भर आईं। उसने प्लेट ऐसे पकड़ी जैसे अंगारा पकड़ लिया हो और वापस जाने लगी। मैंने अपना हाथ उसकी प्लेट पर रख दिया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, पर बहुत दृढ़ थी। पूरा कैंटीन पल भर में सन्न हो गया। मैंने ज्यूसिया ओवन को देखा और एक एक शब्द साफ साफ बोला, ये खाना मैं तुम्हें खिला रहा हूं। फिर मैं मुड़ा और कानान डेंग को ठंडी निगाहों से देखा। मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं, ये काफी है। मैंने अपनी जेब से पैसे और खाने के कूपन निकालकर खिड़की के किनारे पर रख दिए। आलू मांस के 40 पैसे, चावल के 5 पैसे, सब यहाँ है। मास्टर कानन, क्या आपको कोई एतराज है? कानान डेंग का चेहरा लाल से सफेद हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा दांव चलूंगा। आसपास के कामगार उसे मजाक की निगाह से देखने लगे। उसने कहा, न कोई एतराज नहीं है, और सिर छुपा लिया। मैंने प्लेट जी और ओवन की तरफ कर दी। जा खा। खाना खाए बिना काम कैसे करेगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो बह नहीं रहे थे। उसने मुझे गहरा प्रणाम किया, फिर प्लेट ली, सीधी हुई और एक खाली जगह पर जाकर बैठ गई। उसने सारा चावल और मांस निवाला दर निवाला, खाया, कुछ नहीं छोड़ा। उस घटना के बाद ज्यूसिया ओवन बदल गई। वो अब सिर्फ सब्जी नहीं मांगती थी, बल्कि 2 पैसे का एक हिस्सा और बढ़ा लेती थी। पर उसने कभी मुझे कुछ अतिरिक्त डालने नहीं दिया। हर बार जब उसकी बारी आती तो वो पैसे और कूपन देती, सिर झुकाए इंतजार करती, और जब मैं खाना परोसता तो शुक्रिया कहकर चली जाती। हमारे बीच एक अदृश्य दीवार सी बन गई थी। मुझे पता था वो डरती थी कि कहीं मुझे और मुश्किल में न डाल दे, और इससे मुझे और दर्द होता था। मैं अब हाथ नहीं काम पा सकता था, इसलिए कम से कम कोशिश करता कि कलछी को बर्तन के नीचे तक डुबाऊं, जहां सब्जी हमेशा ज्यादा नरम और पौष्टिक होती थी। ये हमारी नई खामोश जुबान बन गई। मैं कुछ नहीं कहता, वो कुछ नहीं बोलती। कभी कभी वो भीड़ बढ़ने से पहले या बाद में थोड़ा जल्दी या देर से आती। भीड़ से बचने के लिए वो खिड़की के पास खड़ी हो जाती, मेरा शोर खत्म करने का इंतजार करती, और फिर धीरे से पूछती, मास्टर सो, क्या आज थके हैं? पानी पियेंगे? वो एक फौजी पानी की बोतल गुनगुना पानी डालकर लाती। मैं हमेशा कहता, प्यास नहीं है। वो बोतल खिड़की के किनारे पर छोड़कर चली जाती। जब मेरी ड्यूटी खत्म होती तो पानी अभी भी गुनगुना होता। ऐसे ही एक के बाद एक दिन बीतते गए। पता ही नहीं चला, और 2 साल बीत गए। ज्यूसिया ओवन का शरीर पहले से कुछ बेहतर था, हालांकि वो अब भी पतली ही थी। उसे नया यूनिफॉर्म मिल गया था, हालांकि स्टाइल वही था। वो अब प्रशिक्षु से कुशल कामगार बन चुकी थी, और वर्कशॉप में कहते थे कि वो बहुत अच्छा काम करती है। हर साल उसे प्रोडक्शन मॉडल चुना जाता था। इसी बीच मेरी कानान डैंग से दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। कैंटीन में कोई भी घटना वो मुझ पर थोपने के लिए इस्तेमाल करता था। आज कहता, तेल ज्यादा इस्तेमाल किया। कल कहता, खरीदी गई सब्जियों का नुकसान ज्यादा है। डायरेक्टर यू उससे तंग आकर हर दूसरे दिन मुझे बुलाता। मैं बांटता था कि कानान डेंग एक मौके का इंतजार कर रहा था, एक ऐसा मौका जो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दे। जल्द ही वो मौका आ गया। फैक्ट्री में लॉजिस्टिक्स एरिया का रिफॉर्म, जिसमें मेरिट के आधार पर चयन होना था। कैंटीन से 2 कुक चीफ में से एक को सब डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किया जाना था, जो खरीदारी का जिम्मेदार होता। ये एक बहुत फायदेमंद पद था। सब जानते थे कि यह प्रतियोगिता मेरे और कानान डेंग के बीच थी। मेरे कुकिंग स्किल्स बेहतर थे,
मैं उम्र में छोटा था और कामगारों में मेरी रिपुटेशन अच्छी थी। सामान्य हालात में मेरी संभावनाएं ज्यादा थीं। कानान डेंग घबरा गया और हर जगह मुझ पर कोई भी गंदगी ढूंढने लगा। आखिरकार उसने जूस या ओवन पर निगाह डाली। एक शाम काम से लौटते समय कानान डेंग ने मुझे दो गुंडों के साथ हॉस्टल के रास्ते पर रोक लिया। उसने कहा, ली जांगो, बात करते हैं। मैं रुका और उसकी तरफ देखा। हमारी कुछ भी बात नहीं है। कानान डेंग और भी खुलकर मुस्कुराया। इतनी जल्दी मत जा। थर्ड वर्कशॉप की उस ओव के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? 2 साल से उसे अतिरिक्त खाना दे रहे हो। क्या तुम समझते हो मैंने नहीं देखा? क्या मैं ये फैक्ट्री के अधिकारियों तक पहुंचा दूं और कहूं कि तुम्हारा उसके साथ बेवजह का रोमांटिक रिश्ता है जो काम के माहौल को खराब कर रहा है? तो क्या तुम सब डायरेक्टर बन पाओगे? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैंने अपनी जिंदगी, मैं इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, उससे मेरा क्या रिश्ता है? ये तुम्हारा काम नहीं। अगर तुमने फिर से ऐसी बदनामी की तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। कानान डैंग जोर से हंसा। देखा तुम कितना बौखला गए। अगर तुम बेकसूर होते तो इतना क्यों गुस्सा होते? मैं तुमसे कह रहा हूं ली जंगो, ये सब डायरेक्टर का पद मेरा है। अगर तुम समझदार हो तो खुद ही पीछे हट जाओ, वरना मुझे सीरियस मत बनाओ। मैं तुम दोनों को फैक्ट्री बिना पद छोड़ूंगा। ये कहकर वो अकड़ता हुआ चला गया। मैं वहीं हाथ पैर जमाए खड़ा रहा। मैं जानता था कि कानान डेंग वो कर सकता था जो उसने कहा था। वो मुझे बर्बाद करना चाहता था। मैं हॉस्टल लौटा और पूरी रात सो नहीं पाया। उसका घिनौना चेहरा और उसकी बातें मेरे दिमाग में मक्खियों की तरह गूंजती रहीं। मुझे जो गुस्सा आ रहा था वो इसलिए नहीं था कि वो मेरा पद छीनना चाहता था। इस फैक्ट्री में मैंने 5 साल में अपने हुनर और ईमानदारी से सीखने वाले से हेड कुक का पद पाया था। मुझे गुस्सा इस बात का था कि वो एक बेगुनाह लड़की की इज्जत को अपने पद के लिए सीढ़ी बनाना चाहता था। उस जमाने में औरत के लिए इज्जत किसी भी चीज से ज्यादा कीमती थी। बेवजह का रोमांटिक रिश्ता जैसा लांछन लगते ही अफवाहें इंसान को दफना सकती थीं। मैं ये नहीं होने दे सकता था। अगले दिन कैंटीन में मैं पूरी तरह तनाव में था। कानान डैंग मुझे अपनी जीत से उभरती नजरों से देख रहा था। खाना बनाते हुए एक धुन गुनगुना रहा था, ठीक उसी आवाज में जो मुझे सुनाई दे। उसने मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, चुपचाप काम करता रहा। पर जल्द ही मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। खाने के लिए आने वाले कामगार मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। कुछ आपस में कानाफूसी कर रहे थे। एक बुजुर्ग कामगार जिसके साथ हमेशा मेरे अच्छे संबंध रहे थे, उसने अपनी राशन लेते हुए कुछ कहना चाहा, पर आखिर में केवल एक भारी सिसकारी भरी और मेरे कंधे पर थपकी दे दी। मैं समझ गया कि कानान डेंग काम कर चुका था। अफवाहें अदृश्य जाल की तरह थीं जो धीरे धीरे कस रही थीं। दोपहर को जूस या ओवन नहीं आई। मेरा दिल बैठ गया। कतार समाप्त हो गई, पर उसकी प्लेट नहीं दिखी। पूरी शाम में व्याकुल रहा। खाना बनाते समय नमक के बजाय चीनी डालने वाला था। रात को आखिरकार वो आई। वो कतार के आखिर में खड़ी थी, पहले से ज्यादा पतली, चेहरा पीला, सिर झुकाए, नजरें जमीन पर टिकाए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने खाना मांगा। उसकी बात ने मेरे दिल में सुई चुभो दी। मैंने उसे चावल परोसा और आदत से एक कलछी बैंगन डालने लगा। जो ही हाथ बढ़ाया वो एक कदम पीछे हट गई, जैसे मैंने उसे डरा दिया हो। मैं हाथ हवा में ही रह गया। उसकी उड़ती हुई परछाई देखता रहा और एक अंधा गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ गया। यह गुस्सा उसके खिलाफ नहीं था, बल्कि कानान डैंग के खिलाफ था और उन सबके खिलाफ था जो अफवाहें फैला रहे थे। कानान डैंग की आवाज फिर से गूंजी। उसने मजाक के लहजे में कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि वो सोच छोड़ दो। वो लड़की भी सीधी सादी है, तुमसे कुछ लेना देना नहीं चाहती। मैंने गुस्से में कलछी जोर से चूल्हे पर पटक दी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा कैंटीन सन्न हो गया। मैंने आग बबूला होकर कानान डैंग पर उंगली उठाई। कानान डैंग, देख ले, अपनी जुबान संभाल। अगर तूने फिर से किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाला तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो एक पल को डर से सहमा पर तुरंत अकड़ गया। उसने बोला, मैंने ऐसा क्या कहा जो सच नहीं है? क्या तुम ये इनकार कर सकते हो कि तुम कई दिनों से उसे अतिरिक्त दे रहे हो? क्या तुम ये इनकार कर सकते हो कि तुम्हारे उसके लिए सामान्य से ज्यादा भावनाएं हैं? सब देख रहे हैं। उसने भीड़ को उकसाना शुरू कर दिया। कुछ लोग झिझकने लगे। मास्टर जी, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, संदिग्ध परिस्थितियों से बचना चाहिए। मैं गुस्से से कांप रहा था। मैं उनके मुंह खोलते और बंद करते देख रहा था और सिर्फ घृणा महसूस कर रहा था। उन्हें सच से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस कुछ बात करने का सहारा चाहिए था। उसी समय डायरेक्टर लू ऑफिस से बाहर भागा। क्या ये हंगामा है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? उसने भीड़ को तितर बितर किया, फिर मेरा हाथ पकड़ा। ली जांगो, तुम मेरे साथ आओ। वो मुझे खींचता हुआ ऑफिस ले गया। कानान डेंग में इतनी औकात थी कि वो हमारे पीछे आ गया। डायरेक्टर यू ने बड़े दुखी मुंह से हम दोनों की तरफ देखा। कानान डेंग, तुम बोलो। कानान डेंग ने मजलूम बनकर पूरी कहानी को सजा सजाकर बड़ा चढ़ाकर पेश किया। आखिर में उसने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालकर मेज पर रख दी। डायरेक्टर साहब, अकेले मैं ही नहीं, सब नाराज हैं। ली जांगो का व्यवहार
हमारी फैक्ट्री के अच्छे माहौल को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और वो सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करके किसी को रिझाने की कोशिश कर रहा है। ये भ्रष्टाचार है। एक पुराने कर्मचारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अधिकारियों को इसकी सूचना दूं। ये शिकायत पत्र तैयार है। अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो मैं सीधे डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में दे दूंगा। डायरेक्टर लू ने चिट्ठी ली, उस पर एक नजर डाली और उसका चेहरा बहुत उतर गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये तो पागलपन है, सच में पागलपन है। कानान डेंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी की जान लेना चाहते हो? कानान डेंग ने बड़े नेक इंसान वाला रुख अपनाया। डायरेक्टर साहब, मैं तो नियमों और फैक्ट्री के माहौल की रक्षा कर रहा हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उसके मुंह से तो ये बातें निकल रही थीं, पर उसकी आंखों से जीत झलक रही थी। डायरेक्टर लू थका हारा मेरी तरफ मुड़ा। ली जांगो, तुम स्पष्टीकरण दो। सच में तुम्हारे और जूसिया ओवन के बीच कुछ भी नहीं है? ये देखकर मेरा दिल बैठ गया। वो भी शक करने लगा है। मैंने कहा, डायरेक्टर साहब, मेरा और उसके बीच सब कुछ साफ और पारदर्शी है। मैंने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो बहुत मुश्किल हालात में थी। एक नई लड़की जो फैक्ट्री में आई थी और ठीक से खाना तक नहीं खा पाती थी। और जो बातें कानान डेंग कह रहा है वो सब उसने सब डायरेक्टर का पद हड़पने के लिए बनाई हैं। कानान डेंग चिल्लाया। मैं कानान डेंग एक ईमानदार इंसान हूं। मैंने कभी ऐसा कुछ किया है क्या? तुमने जो किया उसका फल भोगो। अगर तुम बेकसूर हो तो कौन यकीन करेगा? पूरे कैंटीन को पता है ऑफिस मुर्गा घर बन गया। आखिरकार डायरेक्टर यू ने जोर से मेज पर मुक्का मारा। बस करो। फिर उसने कानान डेंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम जाओ। फिर मेरी तरफ देखा। तुम भी जाओ। उसने हम दोनों को देखा। फैक्ट्री इस मामले की जांच करेगी जब तक नतीजे नहीं आ जाते। तुम कलछी छोड़ो और किचन में जाकर सब्जियां धोने में मदद करो। मेरा दिल बैठ गया। ये बिना जांच के सजा थी, बिना सबूत के। सिर्फ एक भरी पूरी शिकायत पर मुझे निलंबित कर दिया गया था। अब मुझे ही दिखावा बनाए रखना था। कानान डेंग ऑफिस से सिर ऊंचा करके बाहर आया। मेरे पास से गुजरते हुए उसने जानबूझकर मेरे कंधे से टक्कर मारी और बोला, मुझसे भिड़ने के लिए तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी घमंड से भरी पीठ देखता रहा। अगले दिन से मैं किचन में सब्जियां धोने लगा। कलछी का काम स्वाभाविक रूप से कानान डेंग को मिल गया। अब वो कैंटीन का इकलौता शेफ था और बड़े अकड़ से मुझे हुक्म चला रहा था। लीजांगो, वो आलू अच्छे से धो। क्या दिख नहीं रहा? अभी भी मिट्टी लगी है। लीजांगो पैर हिला। सारी सुबह इतनी कम सब्जी धो रहे हो? जो सहायक पहले मेरे पीछे रहते थे वो अब उसकी चापलूसी कर रहे थे और मुझसे दूर भाग रहे थे। डर था कि कहीं उनका नाम भी न घसीटा जाए। पर सबसे ज्यादा दर्द मुझे जूसिया ओवन के बारे में होता था। मेरे निलंबन की खबर पूरी फैक्ट्री में आग की तरह फैल गई। अफवाहें और भी बेतुकी होती जा रही थीं। कुछ कह रहे थे कि मुझे बेवजह के रोमांटिक रिश्ते के कारण निकाल दिया गया, तो कुछ कह रहे थे कि जूसिया ओवन पर गंभीर सजा हुई है। लगातार 3 दिनों तक मैंने उसे कैंटीन में नहीं देखा, मानो वो गायब हो गई हो। मैं बेचैन हो गया। कहीं उसने उन अफवाहों के कारण कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी, या सच में उसे सजा तो नहीं हुई। मैं चुप नहीं बैठ सकता था। काम के बाद मैं थर्ड वर्कशॉप गया। लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिसमें सहानुभूति थी और फैसला भी। उसी ग्रुप की एक साथी महिला मुझे एक तरफ ले गई। मास्टर सो, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो लड़की बड़ी दयनीय है। परसों रोते हुए उसने वर्कशॉप मास्टर से लंबी छुट्टी मांगी। कहा घर पर कोई जरूरी काम है। तब से वापस नहीं आई। कहते हैं गांव चली गई। हाय, तुम लोगों ने इस झंझट के कारण उसे जाने को मजबूर कर दिया। बता, तुम उसकी इतनी मदद क्यों करना चाहते थे? उसकी बातों ने मेरे सीने पर हथौड़े की तरह वार किया। वो मेरी वजह से चली गई थी। मेरी एक अच्छी नीयत आखिरकार उसे चोट पहुंचाने वाली चाकू बन गई। उस रात अकेले हॉस्टल में मैंने बाई हू की पूरी बोतल पी डाली। मैं नशे में नहीं था, पर दिल पहले से कहीं ज्यादा दुख रहा था। मैं सबके ताने का पात्र बन चुका था। एक अहंकारी और अच्छी नीयत वाला मूर्ख। इंसानी बुराई के सामने नेकी कागज की तरह नाजुक थी। इसके बाद के दिन मैंने बेहोशी की हालत में काटे। हर सुबह किचन के सिंक के पास यंत्रवत ढेर सारी सब्जियां धोता। ठंडा पानी हड्डियों को चीर रहा था। कानान डेंग ने मुझे पूरी तरह बदल दिया था। वो न सिर्फ खाना बनाता था, बल्कि खरीदारी में भी हाथ डालने लगा था। सप्लायरों पर भौंकता, कहता मांस बहुत फैटी है या सब्जियां ताजी नहीं है। मैं जानता था वो अपना क्षेत्र बना रहा था। सब डायरेक्टर के पद के लिए जमीन तैयार कर रहा था। हर बार जब वो मुझे देखता, मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ता। वाह, हमारे महान उपकारी मास्टर सो, आज कतार काफी सफेद है। कैसे हो? सब्जी धोना ज्यादा शांत है ना? बिना ज्यादा दिमाग की लड़ाई के मैं उसे कभी जवाब नहीं देता था। मेरी चुप्पी उसकी नजरों में कमजोरी और हार थी, और इससे वो और भी अकड़ जाता था। कैंटीन के खाने की गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती जा रही थी। जब मैं खाना पकाता था तो दम किया हुआ सुअर का मांस नरम होता था, मीठा नहीं। आलू मांस गाढ़ा और स्वादिष्ट बनता था।
अब कानान डैंग के साथ व्यंजन हमेशा ज्यादा नमकीन या कम तेल वाले होते थे। मांस हमेशा सख्त और सूखा। कामगार आपस में शिकायत करते थे, पर कोई भी ऊंची आवाज में कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। डायरेक्टर यू ने उसे एक दो बार बुलाया भी, और दोनों बार कानान डैंग ने खरीदारी के बजट का हवाला देकर बात टाल दी। वो कहता था अच्छी सब्जी लानी है तो पैसे चाहिए। मैं तो वही कर रहा हूं जो पैसों में होता है। डायरेक्टर यू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। मैं सब कुछ देख रहा था और मेरे अंदर की आग धीरे धीरे फिर से जलने लगी थी। मैं ये सब ऐसे नहीं जाने दे सकता था। मैं कानान डैंग जैसे इंसान को जीतता नहीं देख सकता था, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि जूसिया ओवन पर बेवजह का दाग लगे और वो दूर भागने को मजबूर हो। मैंने कानान डैंग की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने देखा कि हर दोपहर वो कैंटीन से सबसे आखिर में जाता था, हमेशा एक कपड़े का भारी बैग लेकर। मैंने उसे पिछले दरवाजे के एक अंधेरे कोने में सुअर के मांस के सप्लायर लिजी से चुपके चुपके बात करते हुए देखा। उसे सिगरेट थमाते हुए और साजिश भरी नजरों का आदान प्रदान करते हुए भी देखा। मुझे सब साफ दिख रहा था। एक शनिवार की रात जब सब लोग जा चुके थे और कैंटीन के दरवाजे बंद थे, मैं पिछली खिड़की से अंदर घुस गया। अंधेरे किचन में बस चांद की हल्की रोशनी थी। अंधेरे में ही मैं कानान डेंग की अलमारी तक पहुंच गया। वो ताला बंद थी, पर मैंने अपनी जेब से एक पतला सा तार निकाला जो मैंने पहले से तैयार कर रखा था। उसे ताले में डाला और घुमाया। ये एक तरकीब थी जो मैंने बचपन में एक ताला बनाने वाले से सीखी थी। क्लिक की आवाज हुई और ताला खुल गया। मैंने दरवाजा खोला और बासी खाने की बदबू ने मेरा स्वागत किया। अंदर तरह तरह की पैकी हुई बची हुई चीजें थीं और दो बिना खुले सिगरेट के कार्टन। ये छोटी चीजें थीं। मैंने अंदर खोजबीन की और अलमारी के तले में एक सख्त कवर वाली छोटी सी कॉपी मिली। मैंने उसे खोला और लाइटर से रोशनी डाली। जो लिखा था उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। वो एक हिसाब किताब की किताब थी जिसमें बिल्कुल साफ लिखा था कि उसने और सुअर के मांस के सप्लायर लीजी ने कब से साथ मिलकर काम किया है। हर ऑर्डर में कम बुकिंग करना, फैक्ट्री 50 किलो मांस मंगवाती थी। वो लोग सिर्फ 40 किलो भेजते थे। बचे हुए 10 किलो का पैसा कानान डैंग और लीजी 3-7 के अनुपात में बांट लेते थे। और सब्जियों के साथ भी यही होता था। ताजी सब्जी की जगह लगभग सड़ी गली पत्तियां डाल देते थे और फर्क का पैसा अपनी जेब में डाल लेते थे। सिर्फ एक महीने में उसने जो चोरी की थी वो मेरी सालाना तनख्वाह का लगभग आधा था। आखिरी पेज पर उसने लिखा था कि जब वो सब डायरेक्टर बन जाएगा तो सारे सप्लाई चैनल अपने निजी लोगों से बदल लेगा। मैंने किताब अपने सीने से लगा ली, अलमारी को जैसे का तैसा छोड़ा और खिड़की से बाहर निकल गया। हॉस्टल लौटकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने किताब के हर एक अंक को तब तक दोहराया जब तक वो मेरी याद में न बस गए। मैं एक मौके का इंतजार कर रहा था, एक ऐसा मौका जो कानान डैंग को कलंक के खंभे से बांध दे। 2 दिन बाद वो मौका आ गया। फैक्ट्री की नोटिस बोर्ड पर लॉजिस्टिक्स विभाग के सब डायरेक्टर पद के लिए प्रतियोगिता का नोटिस लगा। प्रेजेंटेशन भाषण शुक्रवार दोपहर के लिए तय हुआ और उसी दिन मुझे एक नोटिफिकेशन मिला। कॉमरेड लिजियांगो आज दोपहर 2 बजे डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में पेश होंगे। मैंने वो नोटिफिकेशन हथेलियों में पसीना लाते हुए पकड़ लिया। आज या तो निकाला जाऊंगा या भारी सजा होगी। मैंने गहरी सांस ली और किताब को अपने सीने से और अच्छे से बांध लिया। जो होना हो जाए। आज सबको पता चल जाएगा कि कानान डेंग किस किस्म का इंसान है। 2:10 पर मैं मैनेजमेंट बिल्डिंग पहुंच गया। 10 मिनट पहले फैक्ट्री में 5 साल में मैंने डायरेक्टर जनरल को सिर्फ सालाना आम सभाओं में दूर से देखा था। कहते थे वो एक दृढ़ और ऊर्जावान इंसान है, शहर से नए आए हैं और बड़े सुधार करने को तैयार हैं। लॉजिस्टिक्स विभाग उनका पहला निशाना था। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे मेरी गलती की सजा देने बुलाया या किसी और वजह से, पर मैं जानता था कि मैं बैठा नहीं रह सकता था। मैं सीढ़ियां चढ़ गया। रास्ता सन्नाटे में डूबा था, बस मेरे पैरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं डायरेक्टर के ऑफिस के पास पहुंच रहा था, मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं बंद दरवाजे तक पहुंचा, गहरी सांस ली और दस्तक दी। अंदर आओ, एक शांत और गंभीर आवाज। मैंने दरवाजा खोला। ऑफिस बड़ा और सादा था। एक बड़ी मेज, 2 कुर्सियां, एक बुकशेल्फ। एक करीब 50 साल का आदमी मेज के पीछे बैठा था, साफ मॉडल सूट पहने, बालों को पूरी तरह से संवारा हुआ। वो डायरेक्टर जीव थे। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई और सन्न रह गया। मेज के पास एक और शख्स था, एक जानी पहचानी पर कुछ अलग सी परछाई। वो जूसिया ओवन थी। वो भी मुझे देख रही थी, पर मेरे सामने वो लड़की उससे बिल्कुल अलग थी जिसे मैं याद करता था। वो जो हमेशा झुकी और डरी रहती थी। उसने एक साधारण साफ सुथरी ड्रेस पहनी थी जो उसे सीधा खड़ा कर रही थी। बाल एक साफ चोटी में बंधे थे। उसका माथा साफ था,
उसके चेहरे पर अब कुपोषण की वो पीली रंगत नहीं थी, बल्कि एक स्वस्थ चमक थी। और सबसे बढ़कर उसकी आंखें अब न चुराने वाली थीं, न डरी हुई और न ही हीन भावना से भरी। वो मुझे एकदम शांति से, धीरज से और यहां तक कि थोड़ी सी माफी के साथ देख रही थी। मुझे देखते ही उसने हल्का सिर हिलाया और होंठ हिलाए, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। क्या हो रहा था? वो गांव नहीं गई थी। वो डायरेक्टर के ऑफिस में कैसे थी? आप कॉमरेड ली हैं ना? डायरेक्टर की आवाज ने मुझे विचारों से बाहर निकाला। मैं चौंका और हकीकत में आया। हाँ डायरेक्टर साहब, मैं ली जांगो हूं। डायरेक्टर ज्यू ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठिए। मैं अकड़ कर बैठ गया। मांसपेशियां तनी हुई थीं, पर मेरी नजरें बार बार ज्यूसिया ओवन की तरफ जा रही थीं। उसने मेरा उलझन देखा तो मुझे एक भरोसे वाली मुस्कान दी। डायरेक्टर ज्यू ने सब कुछ देखा। बिना किसी परिचय के उसने मेज से एक फाइल उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी। कॉमरेड ली जांगो, पहले ये पढ़िए। मैंने उलझन में खोली। अंदर कागजों की मोटी सी गड्डी थी। पहला पेज फैक्ट्री में शामिल होने से लेकर अब तक की मेरी पर्सनल फाइल थी। पद बदलना, सालाना मूल्यांकन, सब कुछ बिल्कुल बारीकी से लिखा था। मैंने पन्ना पलटा। उसके बाद एक हाथ से लिखी हुई कॉपी थी, छोटे और सुंदर अक्षरों। मैं कंटेंट पढ़कर मेरा दिल धक से रह गया। 12 मार्च 1984 को मास्टर लीजांग ने बूढ़ी औरत वांग के लिए टपकती हुई डिब्बी को बिना कुछ लिए ठीक किया। 5 जुलाई 1984 को कैंटीन में तरबूजों की एक खेप आई। मास्टर कान ने अपने लिए सबसे बड़ा टुकड़ा रख लिया। मास्टर लीजियांगो ने अपना हिस्सा अप्रेंटिसों में बांट दिया। 20 जनवरी 1985 को मास्टर लीजियांगो ने नई आई अप्रेंटिस ज्यूसिया ओवन पर ध्यान दिया, जो सिर्फ सब्जी मांगती थी। पहली बार उसका हाथ कांपा और उसने दम किए हुए सुअर के 2 टुकड़े डाल दिए। एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक बात। सब छोटी छोटी चीजें थीं जिन्हें मैं बहुत पहले भूल चुका था। ये रिकॉर्ड उस दिन से शुरू हुए थे जब मैंने 2 साल पहले ज्यूसिया ओवन की मदद करना शुरू किया था, और तब तक जारी रहे जब तक मुझे सब्जियां धोने को नहीं कहा गया। हर नोट के हाशिए पर मेरे स्वभाव, मेरे व्यवहार और यहां तक कि कानान डेंग के खिलाफ मेरी मानसिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण था। मैंने अवाक होकर सिर उठाया और ज्यूसिया ओवन की तरफ देखा। वो चुपचाप मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एहसान और प्रशंसा थी। मुझे सब कुछ एक साथ समझ में आ गया। ये सब उसी ने लिखा था। मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा। मेरे दिमाग में एक अकल्पनीय धारणा बनने लगी। तब डायरेक्टर ज्यू बोले। उनकी आवाज शांत थी, पर जो कहा उसने मेरे कानों में बिजली की कड़क की तरह असर किया। कॉमरेड लीजांगो, मैं आपको औपचारिक रूप से परिचय कराता हूँ। ये मेरी बेटी है, ज्यूसिया ओवन। मेरा दिमाग ठप हो गया। ज्यूसिया डायरेक्टर की बेटी थी। मैं बारी बारी से ज्यूसिया और फिर डायरेक्टर ज्यू को देखता रहा और देखा कि पिता और बेटी में समानता थी, खासकर आंखें एक जैसी तेज और बुद्धिमान। पर उस सुंदर, शांत युवा महिला को उस छरहरी लड़की से जोड़ना नामुमकिन था, जो कैंटीन के कोने में सफेद चावल और पत्ता गोभी खाती थी। डायरेक्टर ज्यू मेरे अचंभे को समझ गए। वो खिड़की के पास गए, फैक्ट्री के यार्ड में आते जाते कामगारों को देखा और फिर शांति से बोलना शुरू किया। कॉमरेड लीजांगो, मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। ये एक लंबी कहानी है। जब से मैं रेड स्टार फैक्ट्री में आया हूं, मुझे पता है कि अब पुरानी समस्याएं जड़ जमा चुकी हैं। खासकर लॉजिस्टिक सिस्टम में बहुत से लोगों के लिए काम कम है, भ्रष्टाचार आम है। ये कठिन पत्थर था। इसे सुधारने के लिए हकीकत जानना जरूरी था, पर ऑफिस में बैठकर रिपोर्टें सुनने से सच्चाई कभी नहीं सुनाई देती। इसलिए मैंने ज्यूसिया ओवन से कहा कि वो अपनी पहचान छुपाए और एक आम कामगार की तरह सबसे बुनियादी वर्कशॉप में काम करे और अपनी आंखों और कानों से मेरी मदद करे। उसकी आवाज में दर्द था जब उसने कहा। ज्यूसिया ओवन ने कैंटीन में लगभग 1 महीने तक सस्ती सब्जियां खाईं। किसी भी लॉजिस्टिक्स अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें सिर्फ रिपोर्ट के आंकड़े दिखते थे, पर वो ये नहीं देख पाई कि एक जीती जागती इंसानी जान का पेट नहीं भरता। तब तक आप नहीं आए। डायरेक्टर ज्यू मुड़े। उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं। आप कोई बड़ा अफसर नहीं थे, बस एक साधारण कुक थे, पर आपने उसकी मुश्किलें देखी और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हर बार जब आपका हाथ कौंपता, उसमें से नियमों की ठंडक नहीं बल्कि दिलों की गर्माहट टपकती थी। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं। मैंने तो बस वही किया जो करना चाहिए था। तब ज्यूसिया ओवन ने आगे बढ़कर मुझे गहरा प्रणाम किया। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे सब कुछ छुपा रही थी और बहुत शुक्रिया। उन 2 सालों में आपके बिना शायद मैं सहन न कर पाती। आपने मुझे जो दिए वो सिर्फ मांस के कुछ टुकड़े नहीं थे,
बल्कि सबसे मुश्किल वक्त में ये देखने का मौका था कि इस दुनिया में अभी भी अच्छाई और गर्माहट बची। मैं जल्द में जल्दी से उठ खड़ा हुआ। प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं इस लायक नहीं हूं। आखिरकार मुझे सब समझ में आ गया। ये सब 2 साल की लंबी परीक्षा और अवलोकन था। ज्यूसिया ओवन वो आंखें थीं जो डायरेक्टर ने जमीनी स्तर पर भेजी थीं, और मैं बिना जाने उसके अवलोकन रिपोर्ट के मुख्य पात्रों में से एक बन चुका था। डायरेक्टर ज्यू अपनी कुर्सी पर लौट आए। उनका चेहरा और भी गंभीर था। ज्यूसिया की रिपोर्ट ने मुझे दिखाया कि एक ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार लीजियांगो है, और दूसरी तरफ एक कानान डेंग है जो ऊपरों को धोखा देता है, आपस में फूट डालता है और बुरी नीयत रखता है। खासकर हाल ही में जो कुछ हुआ उसने मुझे कुछ लोगों के बदसूरत चेहरे दिखा दिए। कॉमरेड लीजियांगो, आपने एक साथी की मदद करने के कारण अनुचित सस्पेंशन सहा, और ज्यूसिया ओवन अफवाहों के कारण अस्थायी रूप से फैक्ट्री छोड़ने को मजबूर हुई। एक डायरेक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है। आज मैंने आपको पहले तो माफी मांगने के लिए बुलाया है और दूसरे एक काम पूछने के लिए। मैंने कहा, डायरेक्टर, जो मेरे बस में हो। डायरेक्टर ज्यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। कनानडेंग का मामला अफवाहें फैलाने से कहीं ज्यादा गहरा है। ज्यूसिया की रिपोर्ट में खरीदारी में संभावित आर्थिक अनियमितताओं का उल्लेख है, पर अब तक हमारे पास ठोस सबूतों की कमी थी। मैं अनुशासन समिति के साथियों से जांच कराने वाला था, पर आज सुबह ज्यूसिया ओवन ने मुझसे कहा कि शायद आपके पास वो चाबी है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने ज्यूसिया ओवन की तरफ देखा। उसने मुझे पूरे भरोसे के साथ देखा। मैं समझ गया, उसकी फैमिली इमरजेंसी वाली छुट्टी भागना नहीं थी, वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करने गई थी। बिना किसी संदेह के मैंने उस सख्त कवर वाली किताब को अपने कपड़ों के अंदर से सावधानी से निकाला और दोनों हाथों से डायरेक्टर ज्यू की मेज पर रख दिया। डायरेक्टर ज्यू ने पन्ने दर पन्ने उसे पढ़ा। उसका चेहरा गहराता जा रहा था, माथा और सिकुड़ता जा रहा था। ऑफिस की हवा जमसी गई। अचानक उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और उछलकर खड़ा हो गया। ये तो जोंक है, परजीवी है। उसका सीना गुस्से से कौंप रहा था। इस फैक्ट्री में कितने कामगार हैं जो पूरे महीने मेहनत करके मुश्किल से थोड़े पैसे कमाते हैं, और एक कानान डेंग महज कलम घुमाकर सबके पसीने की कमाई अपनी जेब में डाल रहा है। अगर उसे सजा नहीं हुई तो आसमान को आंखें नहीं हैं। उसने मुझे एक नजर से देखा जिसमें एहसान और दृढ़ता दोनों थी। कॉमरेड लीजियांगो, आपने बहुत अच्छा किया। आपने न केवल ज्यूसिया ओवन की रक्षा की, बल्कि फैक्ट्री का एक बड़ा ट्यूमर भी बेनकाब कर दिया। इतने ठोस सबूतों के साथ अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। उसने अपनी घड़ी देखी। 2:30 बज रहे थे। कैंटीन में प्रतियोगिता का प्रेजेंटेशन जरूर शुरू हो चुका होगा। चलो, देखना है कि हमारे इस कानान डेंग ने कैसी जबरदस्त एक्टिंग तैयार की है। जब हम कैंटीन पहुंचे, प्रेजेंटेशन पहले ही शुरू हो चुका था। डायरेक्टर यू पहली पंक्ति में बैठे थे, बेहद अकड़े हुए और घबराए हुए। स्टेज पर कानान डेंग अपने पूरे जोश में था। उसने नीला नया वर्क यूनिफॉर्म पहना था, बालों में तेल लगाकर संवारा था, बिल्कुल एक बड़े आदमी जैसा लग रहा था। वो बोल रहा था, सम्मानित अधिकारी, कॉमरेड, प्रिय साथियों, मैंने कैंटीन में 20 साल काम किया है। अपने अच्छे साल रेड स्टार फैक्ट्री की लॉजिस्टिक्स की वजह से बिताए हैं। मैं उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं जो नियम तोड़ते हैं और अपना स्वार्थ साधते हैं। हाल ही में हमारे कैंटीन में एक सड़ा हुआ सेब पाया गया। उसका नाम है लीजांगो। उसने अपने कलछी वाले पद का गलत इस्तेमाल करके एक कामगार महिला के साथ गंदा संबंध बनाया और फैक्ट्री के सामान से उसे रिझाने की कोशिश की। इसका बहुत बुरा असर हुआ। किस्मत से मैंने वक्त रहते इसे पकड़ लिया और अधिकारियों को सूचित कर दिया ताकि ये बीमारी और न फैले। उसने एक दुखी होने का नाटक किया। सभागार में हलचल मच गई। बहुत से लोग पीछे की तरफ देखने लगे जहां मैं खड़ा था। मैं उसे स्टेज पर एक्ट करते हुए बेरुखी से देख रहा था। कानान डेंग ने हमें देखा नहीं था। वो और गर्म होता जा रहा था। अगर मुझे ये सब डायरेक्टर का पद मिलता है तो मैं वादा करता हूं कि पहले तो हर तरह की बर्बादी खत्म करूंगा और खरीदारी पर नजर रखूंगा ताकि फैक्ट्री का हर एक पैसा बच सके। दूसरे, अनुशासन मजबूत करूंगा। ये कभी नहीं होने दूंगा कि लीजियांगो जैसा कोई फिर से नियम तोड़े। तीसरे, मैं ईमानदारी और सच्चाई का उदाहरण पेश करूंगा। मैं आप सबसे कहता हूं कि मेरी निगरानी करें। इतना कहकर उसने गहरा प्रणाम किया। तालियों की बौछार हो गई। कानान डेंग सीधा हुआ और जीत की मुस्कान के साथ मेरी तरफ एक चुनौती भरी नजर डाली जिसमें घृणा और बड़प्पन दोनों था। उसी समय एंट्रेंस से एक जोरदार आवाज आई, बहुत खूब, यकीनन तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो पर जीना नहीं जानते। डायरेक्टर ज्यू हाथ पीट करके कैंटीन के दरवाजे से कदमताल करता हुआ अंदर आया। पल भर में कैंटीन में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लोग हैरान और अपरिचित थे। डायरेक्टर जनरल खुद कैंटीन के सब डायरेक्टर के चयन में क्यों शामिल होगा?
कानान डेंग के चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने डायरेक्टर को देखा, फिर उसके पीछे ज्यूसिया, ओवन और मुझे देखा। उसका चेहरा पल भर में सफेद हो गया और उसकी आंखों में घबराहट दौड़ गई। डायरेक्टर लू डर के मारे उछलकर खड़ा हो गया। डायरेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे पहुंचे? डायरेक्टर ज्यू ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो स्टेज के सामने तक चला गया, मौजूदा कामगारों पर एक नजर डाली, फिर बिजली की तरह कानान डेंग पर बोला, कानान डेंग, तुम अभी बोल रहे थे कि ईमानदार रहोगे, सीधे रहोगे, वो चीजें नहीं छुओगे जो तुम्हारी नहीं है। यही मैं पूछना चाहता हूं, इस महीने तुमने सुअर के मांस की खरीद के बजट से अपनी जेब में कितना डाला? कानान डैंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो मुश्किल से खड़ा रह सका। डायरेक्टर साहब, मैं आपकी बात नहीं समझा। बात नहीं समझे? फिर हर बार सब्जी की डिलीवरी में कम वजन कैसे होता? ये क्या सफाई है? सभागार में शोर मच गया। सबकी नजरें कानान डैंग पर आश्चर्य और संदेह से जम गईं। कानान डैंग पूरी तरह घबरा गया। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, डायरेक्टर साहब, आप इसकी बात मत सुनो। ये सब लिजियांगो की बदनामी है। उसने मुझे रिपोर्ट किया था और अब मुझे बर्बाद करना चाहता है। लिजियांगो, तू बदमाश है कहीं का। अगर तेरे पास सबूत नहीं है तो ये सब बेकार बातें हैं। वो अब भी विरोध कर रहा था। मैंने उसकी बिखरी हुई अकड़न देखी, बस उसे दयनीय पाया। सबूत? डायरेक्टर ज्यू ने अपनी जेब से वो सख्त कवर वाली किताब निकाली। कानान डेंग, आंखें खोलकर देख ये क्या है। फिर उसने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। 5 अगस्त, खाना पकाने में धोखा। 10 किलो सुअर का मांस, 21 युआन का लाभ। 9 अगस्त, ताजी सब्जी की जगह सड़ी हुई डाली। 8 युआन 50 पैसे का अंतर। हर एक आंकड़ा पढ़ने के साथ डायरेक्टर ज्यू की आवाज बढ़ती जा रही थी और कानान डेंग का चेहरा एक शेड हल्का होता जा रहा था। जब आखिरी नोट पर पहुंचा, कानान डेंग भूत जैसा सफेद हो चुका था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये मेरा नहीं है, ये नकली है। वो अब भी अपना नाटक जारी रखे हुए था। नकली। डायरेक्टर ज्यू ने किताब उसके सामने फेंक दी। देख ले, ये तुम्हारी अपनी लिखावट है या नहीं? फिर वो सब मौजूद लोगों की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज साफ और कड़क थी। साथियों, आज मैं आपको एक और शख्स से मिलवाना चाहता हूं। उसने ज्यूसिया ओवन को अपने सामने किया। ये मेरी बेटी है, ज्यूसिया ओवन। पिछले 2 सालों से वो तुम लोगों के बीच एक आम कामगार बनकर रही है। उसने हमारे रेड स्टार फैक्ट्री की अच्छाइयां देखी हैं और उसने वो गंदगी भी देखी है जो कानान डेंग जैसे लोग हमारे बीच छुपाते हैं। कैंटीन में हंगामा मच गया। सब लोग आश्चर्य से ज्यूसिया ओवन को देख रहे थे। वो चुप रहने वाली लड़की जिसे लोग नजरअंदाज करते थे या तिरस्कार करते थे, वो डायरेक्टर की बेटी थी। कानान डेंग मानो वज्रपात से ग्रस्त हो गया। वो फर्श पर बैठ गया, नजरें खाली, बुदबुदाता रहा। डायरेक्टर की बेटी, आखिरकार उसे समझ में आ गया था कि वो शुरू से हार चुका था, बुरी तरह हार चुका था। डायरेक्टर जियो फर्श पर पड़े कानान डेंग की तरफ उंगली उठाकर सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं ऐलान करता हूं कि अब से कानान डेंग को फैक्ट्री से निकाला जाता है और उसके आर्थिक अपराधों की पूरी जांच के लिए तुरंत पब्लिक सिक्योरिटी अथॉरिटी को सौंप दिया जाता है। साथ ही कॉमरेड लीजांगो के खिलाफ जो रिपोर्ट थी, उसकी जांच के बाद वो झूठी और दुष्प्रेरणा साबित हुई है। फैक्ट्री कॉमरेड लीजांगो का नाम साफ करेगी और उसे सम्मानित करेगी। आज से कॉमरेड लीजांगो नवनिर्मित लॉजिस्टिक गारंटी विभाग के सब डायरेक्टर का पद संभालेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कैंटीन के सुधार और खरीदारी का काम देखेंगे। मेरा दिल आखिरकार अपनी जगह पर आ गया। मैंने सिर उठाया और सबकी नजरों का सामना किया। हैरानी, जलन, सम्मान। मैंने डायरेक्टर लू को बहुत लंबी राहत की सांस लेते देखा। मैंने उन साथियों की शर्मिंदा आंखें देखी जो पहले मुझसे कतराते थे, और मैंने ज्यूसिया ओवन को देखा जो मुझे एक बड़ी, खुली, दिल से निकली हुई मुस्कान दे रही थी। कैंटीन की खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, उसके चेहरे को रोशन कर रही थी और मेरे अंदर के अंधेरे को भी। मैंने जान लिया था कि उस दिन से सब कुछ अलग होगा। कानान डैम को 2 फैक्ट्री गार्डों ने कीचड़ के गट्ठर की तरह बाहर घसीटा। वो अब भी कुछ बुदबुदा रहा था। कोई उसे सुनना नहीं चाहता था। उसका वो तेल जमा हुआ संतुष्ट चेहरा अब सन्नाटे और निराशा से ढका हुआ था। पूरा कैंटीन कब्र जैसे सन्नाटे में डूब गया था। सबकी नजरें मुझ पर, डायरेक्टर ज्यू पर और ज्यूसिया ओवन पर आश्चर्य, डर और एक अजीब शर्म के साथ टिकी थीं। खासकर वो जो पहले कानान डैंग की बातों में आकर मुझ पर उंगली उठाते थे, अब सिर झुकाए छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। डायरेक्टर यू का चेहरा सबसे ज्यादा देखने लायक था। एक बार सफेद, फिर लाल, फिर सफेद। वो तेज कदमों से डायरेक्टर ज्यू के पास आया, हाथ मलता हुआ, कमर लगभग 90 डिग्री झुकी। डायरेक्टर साहब, मैं बहुत लापरवाह रहा। मैंने सोचा नहीं था कि कानान डेंग ऐसा होगा।
मेरी राजनीतिक चेतना का स्तर बहुत नीचे है। मैं आलोचना करता हूँ, गहरी आलोचना करता हूँ। डायरेक्टर जीव ने उसे गंभीरता से देखा। डायरेक्टर लू, आपकी समस्या चेतना के स्तर की नहीं, सिद्धांतों की कमी की। आप वो इंसान हैं जो झगड़ों से बचते हैं, जो गलत है उससे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। ये अपने आप में उसे बर्दाश्त करने जैसा है। डायरेक्टर लू ने और सिर झुका लिया। उसकी कनपटी पर पसीना बह रहा था। हाँ हाँ, डायरेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने फैक्ट्री का भरोसा खो दिया है। डायरेक्टर जीव ने हाथ हिलाया। ठीक है, अब इन बातों का समय नहीं है। कानान डेंग तो गया, पर कैंटीन का काम बंद नहीं हो सकता। अब से कॉमरेड लीजियांगो लॉजिस्टिक गारंटी विभाग के कैंटीन के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आप उनका समर्थन करेंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे, समझे? बिल्कुल, मैं कॉमरेड लीजियांगो का पूरा साथ दूंगा। डायरेक्टर लू ने तुरंत सिर हिलाया और फिर मेरी तरफ मुड़कर एक बनावटी मुस्कान के साथ बोला, सब डायरेक्टर ली, अब से आप ही मार्गदर्शन करें। उस सब डायरेक्टर ली ने मुझे बेचैन कर दिया। अपने पिता से बड़े आदमी को मेरे सामने ऐसे झुकते देखकर कोई गर्व नहीं हुआ, बस एक अजीब सा दुख हुआ। मैंने उसे नहीं बल्कि डायरेक्टर को जवाब दिया, डायरेक्टर साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कैंटीन ठीक से चले। डायरेक्टर जीव ने संतुष्टि से सिर हिलाया और तमाम कैंटीन कामगारों से बोले, साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह सबक सबके लिए है। रेड स्टार फैक्ट्री हम सबका घर है। इस घर को ईमानदार और मेहनती बनाने वालों की जरूरत है, चोरी करने वाले परजीवियों की नहीं। कॉमरेड लिजियांगो की क्षमता और नैतिकता सबके सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मेरा समर्थन करते हो वैसे ही उनका भी करोगे। जो कोई फिर से पीठ पीछे साजिशें करेगा या अफवाहें फैलाएगा, उसे सिर्फ निकालना ही काफी नहीं होगा। उसकी बातों ने जोरदार असर किया। सब झिझक कर एक स्वर में बोले, जी डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर जीव बिना कुछ और कहें जीव से ओवन और मुझे लेकर ऑफिस वापस चला गया। वहां डायरेक्टर जीव ने खुद मेरे लिए एक गिलास पानी रखा। कॉमरेड लीजियांगो, आज हमने तुम्हें डरा दिया। मैं तुरंत खड़ा हो गया। डायरेक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर आप और कॉमरेड जीव न होते तो अब तक मुझे निकाल दिया गया होता। जीव से ओवन ने मेरी तरफ देखा। उस मुस्कान में सिर्फ सच्ची प्रशंसा थी और दो लोगों के बीच का भरोसा जिन्होंने साथ संघर्ष किया था। उसमें कोई रोमांस नहीं था। उसने कहा, मास्टर ली, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने अपनी नेकी और ईमानदारी से इस फैक्ट्री की सबसे कीमती चीज को बचा लिया। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अगर मशीन खराब हो जाए तो ठीक हो सकती है, पर अगर लोगों के दिल सड़ जाएं तो फैक्ट्री का बचना नामुमकिन है। उसकी बातें मेरे दिमाग में साफ उतर गईं। हमारे बीच कभी वो नहीं था जो अफवाहें कहती थीं। हमारे बीच वो साथी थे जो एक ही लक्ष्य के लिए साथ काम करते थे, एक साथ लड़े हुए साथी थे। डायरेक्टर जीव ने गंभीरता से मुझे देखा। लीजांगो, सब डायरेक्टर का पद कल से औपचारिक हो जाएगा, पर मैं तुम्हें कोई पद नहीं दे रहा। मैं तुम्हारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रख रहा हूँ। कैंटीन लॉजिस्टिक सुधार की पहली सीढ़ी है और सबसे कठिन भी। कानान डैंग गिर गया है, पर उसका प्रभाव अब भी है। उसके साथी सप्लायर अब भी हैं। तुम्हें जो विरोध मिलेगा वो छोटा नहीं होगा। मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। डायरेक्टर साहब, मैं समझ गया हूं, मैं डरूंगा नहीं। उसने कहा, सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलेगा, दिमाग भी चाहिए। उसने अपनी दराज से एक रिफॉर्म प्रस्ताव का ड्राफ्ट निकाला। ये पढ़ो। मूल सिद्धांत है पारदर्शिता, खुलापन और व्यवस्थित प्रबंधन। खरीद से लेकर स्टॉक तक, कॉस्ट कंट्रोल, हर चरण सबके सामने होना चाहिए। बाकी के भरोसे तुम पर है। फैक्ट्री तुम्हें पूरा समर्थन देगी। अगर स्टाफ चाहिए, गाड़ियां चाहिए, रिसोर्स चाहिए, सीधे मुझसे आकर बात करना। मैंने कागजों का वो बंडल अपने हाथों में लिया, जैसे मैंने रेड स्टार फैक्ट्री के हजारों कामगारों का भरोसा पकड़ लिया हो। डायरेक्टर साहब, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उस दोपहर में हॉस्टल नहीं लौटा। पहले मैंने पूरे कैंटीन स्टाफ को उसी हॉल में इकट्ठा किया जहां हाल ही में वो ड्रामा हुआ था, और अपनी पहली मीटिंग बुलाई। मैंने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस 3 नियम रखे। पहला, कल से कामगार प्रतिनिधियों की एक फूड सुपरविजन कमेटी बनाई जाएगी जो खरीद सफर, स्वच्छता और खाने की गुणवत्ता के रैंडम चेक करेगी। राय सीधे कैंटीन के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट की जाएगी। दूसरा, हर खरीद में कम से कम 2 लोग होंगे। साइट पर सत्यापन, तौल और हस्ताक्षर होंगे। हिसाब रोजाना लिया जाएगा और हफ्ते में पब्लिश किया जाएगा। तीसरा और सबसे जरूरी, मैंने दीवार पर लिखे सर्वेंट ऑफ द पीपल का नारा दिखाकर सबसे कहा, हम कुक हैं। हमारा एकमात्र मिशन है कि साथी कामगार गरम गरम, साफ सुथरा और बिना किसी चिंता के खाना खाएं। जिसने भी साथियों की प्लेट से खिलवाड़ किया या फैक्ट्री के सामान पर हाथ डाला, कल का कानन डेंग ही उसका दिन होगा। जब मैंने बात करनी समाप्त की,
कैंटीन में सन्नाटा था। उन नजरों में जो पहले सुस्त या चालाक थीं, चुपचाप कुछ बदलना शुरू हो गया था। अगले दिन मेरी नियुक्ति का नोटिफिकेशन फैक्ट्री के सबसे सुनसान नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया। लाल लेटर हेड पर काले अक्षर, कॉमरेड लीजियांगो, लॉजिस्टिक गारंटी। विभाग के सब डायरेक्टर नियुक्त किए गए। मैं रेड स्टार फैक्ट्री के इतिहास में सबसे कम उम्र के सब डायरेक्टरों में से एक बन गया था। जब मैं कैंटीन पहुंचा, माहौल साफ अलग था। किचन के सहायक अब मुझे देखकर नहीं छुपते थे। वो खुद आकर सम्मान से नमस्ते करते थे। काम करने की रफ्तार बढ़ गई थी। चॉपिंग बोर्ड चमक रहे थे। फर्श को हर कोने तक साफ किया गया था। पर मैं जानता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। सुबह 9 बजे सप्लाई। ट्रक आया। ड्राइवर पर लिजी था, कानान डेंग का सबसे बड़ा साथी। 40 साल से ज्यादा उम्र का एक मोटा सा बदमाश, जिसके गले में उस जमाने में चमकती हुई मोटी सोने की चेन थी। उसने हमेशा की तरह ट्रक पिछले दरवाजे पर रोका, कैब से कूदा और चिल्लाया, सामान उतारो, आज 50 किलो बेली पोर्क है, सब हाथ बैंटाओ। मैं किचन से बाहर आया और दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। लिजी ने मुझे देखा, एक पल को झिझका, फिर तुरंत एक झूठी मुस्कान बिखेरी। उसने अपनी जेब से महंगे सिगरेट का एक पैकेट निकाला और मुझे ऑफर करते हुए बात करना शुरू कर दिया। सब डायरेक्टर ली। उसने हैप्पी कॉपरेशन के स्वर पर जोर दिया और एक छिपी हुई चुनौती और कोशिश की निगाह से देखा। मैंने सिगरेट नहीं ली। मैंने बस कहा, लीजी, सहयोग दो तरफा होता है। आज से कैंटीन के नए नियम हैं। सारा माल तौल के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। मैंने किचन के दरवाजे के पास रखे नए प्लेटफॉर्म स्केल की तरफ इशारा किया। उसके पास 2 कामगार सुपरवाइजर खड़े थे, जो मैंने वर्कशॉप से लाए थे। हाथों में कागज और पेन थे। लीजी का चेहरा फौरन बदल गया। उसकी मुस्कान जम गई। उसने कहा, सब डायरेक्टर ली, इसका क्या मतलब है? हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा, यह भरोसे की बात नहीं, स्केल की बात है। नियम होते हैं, सबके लिए एक समान। मांस लाइए, तौलेंगे। लीजी की आंख के कोने पर एक नस कौंप गई। वो जानता था कि अगर स्केल पर गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वो कभी न तौलने का आदी था। कानान डेंग उसके कहे बिन तौले मांस मान लेता था। कुछ सेकंड की झिझक के बाद उसने अपने सहायकों से इशारा किया। उन्होंने टोकरी उठाकर स्केल पर रख दी। मैं पास आया और बाट समायोजित किए। सबकी नजरें हिलती हुई स्केल रॉड पर जम गईं। दोनों सुपरवाइजर गर्दनें फैलाकर देख रहे थे। स्केल रॉड स्थिर हो गई। मैंने रीडिंग देखी और एक ठंडी हंसी हंसा। मैंने रॉड की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, नंबर 50 किलो से साफ कम थे। कैंटीन कामगारों और वहां से गुजर रहे अन्य कर्मचारियों में हलचल मच गई। लीजी का चेहरा सुअर के कलेजे की तरह लाल हो गया। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने मुझ पर उंगली उठाई और पागलों की तरह आरोप लगाने लगा कि मैंने स्केल से छेड़छाड़ की है। मैं उसके लिए तैयार था। मैंने किचन से आटे का एक बोरा निकाला, जिसे पहले से तौल कर रखा था। उस पर 10 किलो सटीक मुहर थी। मैंने उसे स्केल पर रखा। रॉड ने ठीक 10 किलो दिखाया। हकीकत साबित हो चुकी थी। अब लिजी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। आसपास के कामगार उसे खूब गालियां दे रहे थे। लिजी उन्हें नफरत भरी नजरों से देख रहा था। फिर उसने मुझे विशुद्ध रिसेंटमेंट के साथ देखा। वो जानता था कि यहां उसका काम खत्म हो चुका है। उसने अपने सहायकों से कहा, टोकरी पकड़ी और जाने को हुआ। मैंने कहा, ये मांस अपने साथ ले जाओगे तो शायद फैक्ट्री तुमसे हमेशा के लिए खरीदारी करना छोड़ देगी। लिजी घूमा, तुम मुझे धमका रहे हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे किए के परिणाम बता रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। लिजी ने दांत पीस लिए। मत करो हमारे साथ व्यापार, मैं तुम्हें बता दूं। आज तुमने मुझे नाराज कर दिया है। अब से शहर से तुम्हें 1 किलो अच्छा मांस भी नहीं मिलेगा। मैं इस बाजार का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूं। यह खुली धमकी थी। लिजी के पास कई बूचड़खानों और सप्लाई नेटवर्क पर कंट्रोल था। अगर उसने हमारी बदनामी कर दी तो हमें सप्लाई में एक गंभीर समस्या आ सकती थी। पर मैं डरने वाला था। मैंने उसकी नजरों में नजरें डालकर कहा, लिजी, अगर तुम हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, ये तुम्हारी मर्जी है। शहर से बाहर भी तो अच्छा मांस मिलता है। पता नहीं किसने शुरू किया, लेकिन एक जयकार सुनाई दी और फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उस गड़गड़ाहट के बीच लिजी बेहद पीला पड़ गया था, जैसे उसका खून निकल गया हो। वो जानता था कि इस जगह पर उसका खेल समाप्त हो चुका था। वो आवारा कुत्ते की तरह ट्रक में घुस गया और लोगों के उपहास के बीच शर्मिंदगी से भाग गया। जब मैं ट्रक को जाते देख रहा था, मुझे कोई राहत नहीं मिल रही थी। मैं जानता था कि लिजी को भगाना सिर्फ ट्यूमर की एक शाखा को काटना था। असली चुनौती कैंटीन के लिए एक साफ और नया आपूर्ति मार्ग ढूंढना था।
लिजी की धमकी जल्द ही सच हो गई। अगले दिन सुबह मैं म्यूनिसिपल मार्केट और फूड स्टेशन गया, पर लगातार 4-5 जगहों पर मना कर दिया गया। जो विक्रेता पहले मुझे अच्छी तरह देखते थे, वो अब मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं चाहते थे। कुछ कहते आज सब बुक है, कुछ कहते उनके नियम बड़ी फैक्ट्रियों के साथ नहीं मिलते। एक ने, जिसका लिजी से अच्छा संबंध था, उसने सीधा कहा, सब डायरेक्टर ली, तुमने लिजी साहब को नाराज कर दिया है, फिर भी यहां से खरीदना चाहते हो। किसी को बर्बाद करना उसके पिता को मारने जैसा है। यहाँ के नियम है बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं खाली हाथ लौटा, पर दिल और शांत था। इसी से साबित हो गया था कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। कानान डेंग और लीजी ने भ्रष्टाचार का एक विशाल जाल बुन रखा था, जो पूरे शहर के सप्लाई चैनल्स पर काबिज था। अगर मैं झुक गया तो सुधार बेकार था। फैक्ट्री लौटने पर डायरेक्टर लू कैंटीन में मेरे ऑफिस में गर्म तवे पर चींटी की तरह चक्कर लगा रहे। उस लीजी कमीने ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। कल क्या होगा? अगर खाना नहीं रहा तो कामगार शोर मचा देंगे। मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और बैठने का इशारा किया। डायरेक्टर साहब, टेंशन मत लीजिए, आसमान के थूकने से चेहरे पर ही पड़ता है। उसने शहर के रास्ते बंद किए हैं तो गांव के रास्ते क्या बंद कर सकता है? डायरेक्टर लू ने आंखें झपकाईं। मैंने एक नक्शा निकाला जो मैंने पहले बनाकर रखा था। मैंने पता लगाया है, यहाँ से 30 किमी दूर रेड फ्लैग विलेज में एक बड़ा स्टेट रन पोर्क फार्म है, और आसपास के गांवों में हर घर मुर्गी बतख पालता है। उनके हर्बल खाद वाले बगीचे हैं। बाजार से कहीं बेहतर। मेरा आइडिया है कि हम सारे बिचौलियों को स्किप करें और सीधे फार्म और किसानों से डील करें। सोर्सिंग? डायरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोर्सिंग? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमारे पास कोई चैनल नहीं, कोई अनुभव नहीं। चैनल हम खुद बनाएंगे। अनुभव हमें समय के साथ आएगा। डायरेक्टर साहब, यही एक रास्ता है। इससे हमें न सिर्फ ताज़ा और सस्ता माल मिलेगा, बल्कि लीजी और उसके साथियों का पुराना सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। साथ ही सीधे किसानों से खरीदी करना राज्य के कॉल का जवाब है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा कदम है। डायरेक्टर लू हैरान होकर नक्शा देखते रहे, फिर मुझे देखते रहे, और उस दिल में जो आराम और पीछे हटने का आदी था, कुछ जलने लगा। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ हूं। बता क्या चाहिए? एक ट्रक और 2 आदमी। ट्रक तो ठीक है, कैसे आदमी चाहिए? मेरे दिमाग में 2 युवा चेहरे उभरे, सानाओ और वांग मैंग। वो 2 अप्रेंटिस जो हमेशा चुपके से मेरा साथ देते थे। जब कानान डेंग मुझे कुचल रहा था, तब भी वो मुझे एक रोटी का टुकड़ा चुपके से दे जाते थे। सानाओ और वांग मैंग, ये सफर मुश्किल और जोखिम भरा होगा। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन पर भरोसा हो। ठीक है, मैं भी करता। डायरेक्टर लू मानो युद्ध आदेश लेकर भागा। आधे घंटे बाद एक युद्धकालीन लिबरेशन ट्रक ऑफिस बिल्डिंग के नीचे पार्क था। सानाओ और वांग मैंग भी आ गए। उन्होंने मुझे देखा। सब डायरेक्टर ली, आपने हमें बुलाया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। भाई कहो, बड़ा भाई सो, क्या तुम लोग मेरे साथ कुछ बड़ा करना चाहते हो? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना झिझक एक साथ सिर हिला दिया। क्यों नहीं, तो फिर चलो। मैंने ट्रक की तरफ इशारा किया। यह सफर सिर्फ फैक्ट्री के लिए सब्जियों का एक ट्रक लाने का नहीं है, बल्कि अपने लिए एक नया रास्ता बनाने का है। आज से तुम लोग लॉजिस्टिक गारंटी विभाग के खरीद दल के संस्थापक हो। समय के साथ एक खरीद शाखा बनेगी, एक खरीद डिवीजन बनेगी। तुम लोग भविष्य के प्रमुख हो। दोनों युवा आंखों में चमक के साथ सुन रहे थे। वो जानते थे कि मैं उनसे कोई खोखला वादा नहीं कर रहा था। वो जानते थे कि सुधार के लिए, एक नया आदेश बनाने के लिए अपनी ही टीम को तैयार करना पड़ता है। सुबह का सूरज क्षितिज पर धीरे धीरे उग रहा था। हमने रेड स्टार फैक्ट्री के गेट को पीछे छोड़ा और विशाल, अज्ञात और चुनौतियों से भरे ग्रामीण इलाके की तरफ बढ़ गए। लिबरेशन ट्रक ने शहर को पीछे छोड़ा। इमारतों की जगह नीचे छोटे घर और अंतहीन खेत आ गए। खिड़की से आती हवा में मिट्टी और ताजी घास की महक थी। सानाओ और वांग मैंग अपने पहले बड़े मिशन पर उत्साहित और घबराए हुए बातों ही बातों में लगे थे। भाई ली, क्या लगता है फार्म का डायरेक्टर हमारी बात मानेगा? मैंने सुना है स्टेट यूनिट्स के बड़े मुश्किल होते हैं, वांग मैंग ने झिझकते हुए कहा। और हम बिना किसी संपर्क के अचानक कहां से आएंगे? अगर वो हमें ठग समझ लेंगे? मैंने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे, हमारे सामने फैली कच्ची सड़क को देखा और धीरे से कहा, हम ठग नहीं हैं। हम रेड स्टार फैक्ट्री के प्रतिनिधि हैं, हजारों कामगारों के खाने के प्लेट लिए हुए। हम सिर उठाकर चल रहे हैं। डर कैसा? हालांकि दिल ही दिल में मैं जानता था कि आसान नहीं होगा। अगर लिजी और उसके साथियों ने इतने दूर दराज के इलाकों में भी अपना जाल बिखेर रखा था, तो हो सकता था उन्होंने हमारे पहुंचने से पहले ही हमारी बदनामी कर दी हो। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम रेड फ्लैग विलेज के स्टेट पोर्क फार्म पहुंच गए।
दूर से ही लाल ईंटों की इमारतों का समूह दिख रहा था, जिस पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, रेड फ्लैग विलेज स्टेट सिलेक्टेड पिग फार्म। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पूरी तरह बुरी नहीं। मैंने ट्रक गेट पर रोका, साना और वांगमैंग को अंदर बैठने को कहा और फैक्ट्री का परिचय पत्र लेकर अंदर चला गया। गार्ड ने मुझसे पूछताछ की, फिर बेमन से पीछे वाली इमारत में जाने का इशारा किया। मैंने डायरेक्टर के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर एक मिडिल एज्ड आदमी सिर झुकाए अखबार पढ़ रहा था। उसने सिर उठाया। वो मजबूत काया का था। उसने रंग उड़ चुका एक स्टेट यूनिफॉर्म पहना था और एक तरह का अहंकार और आत्मसंतुष्टि थी। वो डायरेक्टर माँ थे। मैंने उन्हें परिचय पत्र सौंपा और सीधे बातचीत शुरू की। मैंने कहा, डायरेक्टर माँ, मैं लीजांगो हूँ, रेड स्टार फैक्ट्री से हूँ। उन्होंने पत्र पढ़ा, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा कि उनके साथ सहयोग के लिए फूड ऑफिस की अनुमति चाहिए। बिना उस पेपर के कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वही ब्यूरोक्रेटिक बहाना था, एक विशिष्ट अफसर जो पहले नियमों से आपका दरवाजा बंद करता है। मैं हार नहीं मानी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, डायरेक्टर माँ, मैं प्रक्रियाएं समझता हूँ। हम अपनी तरफ से रास्ता ढूंढेंगे, पर आज मैं एक कुक के रूप में आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। डायरेक्टर माँ थोड़ा चौंके, बोलिए। हमारी कैंटीन को सिर्फ सुअर का मांस नहीं, बल्कि उसके अलग अलग हिस्से चाहिए। बेली पोर कुकिंग के लिए, लॉयस्टर फ्राई के लिए, स्टफिंग के लिए फ्रंट लेग। अगर हम सीधे सहयोग कर सकें तो हम दिन के मेनू के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारा, बल्कि आपके फार्म का भी व्यापक लाभ होगा। कम निकलने वाले हिस्सों का जमाव कम होगा और कुल प्रॉफिट में सुधार होगा। क्या यह तर्कसंगत नहीं लगता? ये सुनते ही डायरेक्टर माँ की निगाहें बदल गईं। वो अपनी कुर्सी पर सीधे हो गए। उनकी सुस्ती गायब हो गई और उसकी जगह एक प्रोफेशनल की सतर्कता आ गई जो एक पेशेवर को पहचानता है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये युवा कोई साधारण क्लर्क होगा जो बस कागजी दस्तावेज रटता हो, बल्कि कोई ऐसा जो वाकई बिजनेस समझता है। वो काफी देर चुप रहे, धीरे धीरे मेज पर उंगलियां थपथपाते रहे। बेटा, तुम बड़े होशियार हो। तुमने जो बताया वो बिल्कुल तो वही है जिसे हम लंबे समय से हल करना चाहते थे, पर कर नहीं पाए। फूड कंपनी पूरा सुअर ले जाती है और खुद ही काटती है। हमें कुछ नहीं कहना होता। मैंने मौका देखा, इसलिए तो सीधे सहयोग करने का फायदा है। डायरेक्टर माँ, मैं जानता हूँ आपकी अपनी मुश्किलें हैं। मैं आपसे अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को नहीं कह रहा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आज मान लीजिए आपने मुझ पर एक पर्सनल एहसान किया, मुझे 2 सुअर बेच दीजिए, हम ले जाएंगे। हमारी फैक्ट्री के हजारों कामगार आपके सुअरों का स्वाद लेंगे, और जब मुंह जुबानी बात फैलेगी तो हम पब्लिक ओपिनियन के समर्थन से शहर में परमिशन लेने जाएंगे। तब सब कुछ कहीं ज्यादा स्वाभाविक हो जाएगा। मैंने अपना रुख बहुत नीचा रखा, उसे एक रास्ता दिया और पहल उसके हाथ दे दी। डायरेक्टर माँ ने मुझे लगभग आधे मिनट तक गौर से देखा, तौला। आखिरकार उसने दराज खोली, एक फॉर्म निकाला, साइन किया और मेरी तरफ उछाल दिया। बेटा, आज तुझे दोस्त समझकर बता रहा हूं, अकाउंटिंग में जाकर पैसे दे, फिर नंबर 2 के शेड से 2 सुअर ले जा। फिर उसने रुक कर कहा, याद रखना, ये एक अपवाद है। मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया। मैंने गहरा प्रणाम किया। धन्यवाद डायरेक्टर साहब, आप चिंता न करें, ये कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक लंबे और अच्छे सहयोग की शुरुआत है। मैं ऑफिस से बाहर निकला और सानाओ वांग मैंग को अच्छी खबर दी। दोनों खुशी से लगभग उछल पड़े। भाई ली, आप तो मास्टर हैं। बस कुछ ही शब्दों में डायरेक्टर माँ को मना लिया। मैंने कहा, मैं मास्टर नहीं हूं, बस हम एक सही रास्ते पर हैं। चलो पैसे देकर माल लेते हैं। ये पहला पड़ाव है, अभी बहुत काम करना है। हमने पैसे दिए। 2 अभी अभी कटे हुए सुअर लोड किए। ट्रक के अंदर उल्लास का माहौल था, पर सीधे लौटने के बजाय मैंने नक्शा निकाला और आसपास के सबसे बड़े गांव का पता लगाया, ल्यूजिया। मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और उस दिशा में बढ़ गया। कहाँ चल रहे हैं भाई ली? सब्जियां ढूंढने। सिर्फ मांस से काम नहीं चलेगा। हम गांव में घुसे और तुरंत ही ग्रामीणों द्वारा जिज्ञासा और अविश्वास से घिर गए। मैंने दोनों लड़कों को ट्रक में ही छोड़ा और अकेले उतरा, एक दोस्ताना मुस्कान के साथ। मैं गांव के मुख्य द्वार के पास एक बड़े बबूल के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्गों के एक समूह के पास गया। खरीदारी सुनकर बुजुर्गों के चेहरे उतर गए। एक प्रतिष्ठित दिखने वाले दादा, जिनके हाथों में 2 अखरोट थे, ने मुझे ऊपर से नीचे ताका और शांति से कहा कि शहर से आने वाले खरीदार आमतौर पर मुश्किलें लाते हैं। उनके शब्दों में अविश्वास और दूरी थी। मैं तुरंत समझ गया कि लिजी का प्रभाव यहां तक पहुंच चुका था। सब्जी के बिचौलिए शायद उसी के आदमी थे और उन्होंने अजनबियों को माल न बेचने की चेतावनी दे दी थी। मैं जल्दी में नहीं था। मैंने दादा के पैरों के पास सब्जियों की एक टोकरी देखी और सच्ची दिल से तारीफ की।
कितनी खूबसूरत पत्ता गोभी है दादाजी। पत्तियां कितनी सख्त हैं, रंग कितना जीवंत है। ये तो असली जैविक सब्जी है। शहर में तो बिकने वाली सब्जी से बिल्कुल अलग। दादाजी थोड़े झिझके। उनकी आंखों में अविश्वास कम होने लगा। वो किसान थे। उन्हें कोई चीज अपनी फसल की तारीफ करने से ज्यादा पसंद नहीं थी। ठीक उसी समय गांव के अंदर से एक युवक दौड़ता हुआ आया और दादाजी से चिल्लाया, दादाजी, पड़ोसी, गांव से बुलाई गई रसोइया नातिन की शादी के लिए रास्ते में बीमार पड़ गई है, उल्टियां कर रही है, दस्त लग गए हैं, वो नहीं आ पाएगी। दादाजी उछलकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। गांव में अगर शादी का खाना खराब हो जाए तो बहुत बड़ा अपमान होता है। मैंने मौका देखा। मैं दादाजी के पास गया और दृढ़ता से बोला, दादाजी, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो आज मैं आपका खाना बनाता हूं। सब सन्न रह गए। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई पागल हो। दादाजी हकलाए, तुम तो सब्जी लेने आए थे। हाँ, सब्जी लेने आया हूं, पर पहले मैं एक कुक हूं। मैंने ट्रक में ताजा सुअर का मांस, फिर गांव के खेतों की तरफ इशारा किया। सामग्री यहां है, ताजी। मैं गारंटी देता हूं, आज का खाना शानदार बनेगा। सब मेहमान पेट भरकर जाएंगे। दादाजी ने संदेह से मुझे देखा। उनके बेटे ने जो उनके पास खड़ा था, उनकी आस्तीन खींची और चुपके से कहा, पिताजी, अब हमें और कोई नहीं मिलेगा, उसे एक मौका दे दीजिए। दादाजी ने अपना होंठ चबाया जैसे कोई बड़ा फैसला ले रहे हों। ठीक है बेटा, आज मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अगर बिगाड़े तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चिंता न करें, मैंने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। मैंने सानाओ और वांग मैंग से मांस उतरवाया। दादाजी के बेटे ने हमें गांव में ले जाकर सबसे ताजी सब्जियां, मुर्गी, बतख और मछली जुटाई। मैंने गांव वालों से वादा किया कि बिचौलियों से 10% ज्यादा दाम दूंगा। ये सुनकर और ये देखकर कि मैं दादाजी की मदद कर रहा हूँ, पूरा गांव उमड़ पड़ा। बहुत कम समय में ही हमारे पास पूरी दावत के लिए सारी सामग्री जुट गई। दादाजी के आंगन में स्टोव बना दिया गया। मैंने एप्रन बांधा, गहरी सांस ली और प्रोफेशनल मोड में आ गया। सानाओ धोता काटता था, वांग मैंग आग जलाता था, मैं कलछी चलाता था। मेरी हरकतें सहज थीं, चाकू चलाना सटीक, बर्तन पकड़ना मजबूत। आसपास देखने के लिए आए ग्रामीण मेरी तकनीक देखकर दंग रह गए। जब पहली डिश, दम किया हुआ सुअर का मांस, चूल्हे से उतरा, उसकी गहरी और समृद्ध सुगंध ने पूरे आंगन को महक दिया। पैनकेक निकल रही थी, सॉस गाढ़ा था, बस महक ही सबके मुंह में पानी ला रही थी। उसके बाद मरचा चिकन, स्टीम्ड फिश, देशी मुर्गे के साथ मशरूम, सिरका वाली पत्ता गोभी, एक के बाद एक डिश, रंग, सुगंध, स्वाद दावत की मेज पर आती चली गई। मेहमान आते गए और जो देख, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, उनके अचंभे के उद्गार खुशी के उद्गारों में बदल गए। क्या स्वाद है! ये दम किया हुआ सुअर स्टेट रेस्टोरेंट से भी अच्छा है। ये मछली कितनी स्वादिष्ट है! दादाजी जब ये देख रहे थे कि मेहमान खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, तो उनके चेहरे की सारी बेचैनी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक बड़ी संतुष्टि और गर्व ने ले ली थी। वो हाथों में गिलास लिए मेरे पास आए। खुशी से उनका चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने मेरे कंधे पर जोर से थपकी दी और कहा कि मैंने उनका दिन बचा लिया। मैं दुनिया का सबसे बड़ा कुक हूं। मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुराया। दादाजी, इसका श्रेय आपके गांव की सामग्री को है। जहां टमाटर टमाटर लगता है, सुअर सुअर, वहां एक मामूली कुक भी अच्छा खाना बना सकता है। खाने के बाद दादाजी ने गांव के लाउडस्पीकर से सब ग्रामीणों के सामने ऐलान कर दिया कि अब से रेड स्टार फैक्ट्री उनके गांव के उत्पादों के लिए प्रेफर्ड सेल चैनल होगी और बिचौलियों से हमेशा ज्यादा दाम देंगे, वो भी नकद। किसान जयकार करने लगे। उस दोपहर लिबरेशन ट्रक ने न सिर्फ ताजा सुअर बल्कि ल्यूजिया गांव की सबसे रसीली सब्जियां, सबसे मोटे मुर्गे और बतखें लादी थीं, और उन सीधे साधे लोगों के सबसे ईमानदार भरोसे का ठोस और गर्म बोझ भी। शहर लौटते हुए ट्रक खुशियों से लबालब था। सानाओ और वांग मिंग जीत के सिपाहियों की तरह उनके चेहरे तमतमाए हुए थे। वो ल्यूजिया गांव के दिन के किस्से को बार बार दोहरा रहे थे। वांग मैंग भावुक होकर कह रहा था कि दादाजी ने कहा था कि उन्होंने कई सालों में शहर से ऐसा कोई नहीं देखा जो सच में किसानों का सम्मान करता हो। उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। मैं सीट पर पीछे झुक गया, खिड़की से बाहर तेजी से उड़ते हुए खेतों को देखता रहा। मैं खुश था, पर बहुत कुछ सोच रहा था। लोगों का दिल जीतना एक खाने से नहीं, ईमानदारी से होता है। हमने उनके साथ बराबर के भागीदार जैसा बर्ताव किया, उनकी मेहनत का सम्मान किया, उन्हें असली फायदा दिया, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से हम पर भरोसा किया। फैक्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है। आज हमने सिर्फ पहला कदम रखा है। इस रास्ते को लंबा और मजबूत बनाने के लिए एक स्थिर, न्यायपूर्ण और टिकाऊ सिस्टम बनाना होगा,
तुम लोगों को कई गांवों में जाना है, अच्छे से सीखना है, आसपास के हर गांव की हर फसल को जानना है, हर सब्जी के उगने के चक्र को याद रखना है। हम सिर्फ खरीदारी नहीं करेंगे, हम वो विक्रय चैनल बनना चाहते हैं जिस पर ग्रामीण सबसे ज्यादा भरोसा करे। मेरी बातों ने दोनों युवाओं के उत्साह को कहीं गहरे विचार और जिम्मेदारी की भावना में बदल दिया। उन्होंने जोरदार सिर हिलाया, उनकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हो गईं। शाम ढलते ही ट्रक धीरे धीरे रेड स्टार फैक्ट्री के गेट में घुसा। डायरेक्टर लू, जो काफी देर से बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे, सबसे पहले हमारी तरफ दौड़े। जब उन्होंने ट्रक के डिब्बे में पहाड़ के जैसे ढेर सारा ताजा मांस और सब्जियां देखी तो खुशी से लगभग बोल ही नहीं पाए। हे भगवान, इतना सब, और कितना ताजा है, मानो किसी खजाने को सहला रहे हों। उन्होंने एक पत्ता गोभी उठाई जिस पर अभी भी ओस की बूंदें थीं, एक टुकड़ा सुअर के मांस को सूंघा। उनकी आंखें नम हो गईं। सब डायरेक्टर ली, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। कैंटीन के कामगार और काम से लौट रहे मजदूर चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सब्जियों को सीधे स्टोर में नहीं ले जाने दिया। मैंने सानाओ और वांग मिंग को कैंटीन के सामने सबसे जगह पर उपज का एक छोटा सा डिस्प्ले लगाने का आदेश दिया। ताजा मांस लटका दिया गया, हरी भरी सब्जियां, सफेद मूली, लाल मिर्च ढेर लगे हुए थे। पास में कुछ जीवित मुर्गियां और बतखें चहलकदमी कर रही थीं। वो तस्वीर जीवन और रंग से भरी कैंटीन के पिछले दबे माहौल से बिल्कुल उलट थी। ये एक बिना कहा जाने वाला ऐलान था। कानान डैंग के कटौतियों, फरेबों और कम राशन का दौर आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। एक नया जीवन शक्ति से भरा दौर शुरू हो चुका था। अगले दिन दोपहर में कैंटीन खुशी से उबल रही थी। सुधार के पहले शॉट का जश्न मनाने के लिए मैं खुद तमाम कुकों के साथ चूल्हे पर उतरा, पूरा ध्यान लगाकर, और एक शाही दोपहर का भोजन तैयार किया। मीठा और गाढ़ा दम किया हुआ सुअर, मसालेदार चिकन, कुरकुरा तली हुई सब्जियां। कामगार अपनी प्लेटें लिए यकीन नहीं कर पा रहे थे। मांस ऊपर ऊपर था, सब्जियां तेल से चमक रही थीं, जैसे पुराने नए साल की रात हो। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, वो साफ और सच्चा स्वाद, जिसे बहुत दिनों से भुला दिया गया था, उन सबको अपने में समा ले रहा था। पूरे कैंटीन में सिर्फ तारीफों के बोल थे और जी भरकर खाने की आवाज। मैंने 10 साल में इस फैक्ट्री में इतना स्वादिष्ट दम किया हुआ सुअर नहीं खाया। ये तो असली खाना हुआ। सब डायरेक्टर ली का समर्थन करते हैं। जो कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करे, पहले कामगार उसे माफ नहीं करेंगे। मैं खिड़की पर खड़ा साथियों के संतुष्ट चेहरे देख रहा था, उनकी सच्ची तारीफें सुन रहा था। मेरे अंदर एक गर्म लहर उठ रही थी। यह एहसास किसी भी पद या सम्मान से ज्यादा कीमती था। ठीक उसी समय मेरे सामने बेमेल सी एक शक्ल आई। एक 30 साल के आदमी, बिल्कुल सूट बूट पहने, बालों में तेल लगा हुआ, वर्क यूनिफॉर्म में कामगारों के बीच पूरी तरह भटका हुआ। उसने कतार नहीं लगाई, सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आप ही ली जांगो हैं? सब डायरेक्टर ली। मैंने हाँ कहा। और आप? मेरा नाम साओ है, म्यूनिसिपल कॉमर्स ऑफिस के लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे सूचना मिली है कि आपकी फैक्ट्री ने म्यूनिसिपल सप्लाई सिस्टम को बाईपास करके ग्रामीण इलाकों में जाकर आप जिसे सोर्सिंग कहते हैं वो कर रही है। उसका लहजा शालीन था, पर थोड़ा अकड़ता हुआ था। जिसे आप सोर्सिंग कहते हैं में नकारात्मक संकेत थे। मेरा दिल चौंका। ये एक बड़े दर्जे का प्रतिद्वंद्वी था, जो पुराने कठोर नौकरशाही तंत्र का प्रतिनिधित्व करता था। मैंने शांति से जवाब दिया, चीफ साओ, हम फैक्ट्री डायरेक्टर के नेतृत्व में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कुछ सुधार के प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार खत्म करना, लागत कम करना और कामगारों की खान पान की स्थिति में सुधार करना है। ये शहर द्वारा निर्धारित सामान्य दिशा के अनुरूप होना चाहिए। चीफ साओ ने केवल होठों से मुस्कान बिखेरी और अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, सब डायरेक्टरली युवा हैं और विचार रखते हैं। ये अच्छी बात है, पर नियमों का पालन करना पड़ता है। म्यूनिसिपल सप्लाई सिस्टम सालों से स्थिर और सम्मानित है। आपका अपनी मर्जी से इसे तोड़ना न सिर्फ बाजार के क्रम में अव्यवस्था पैदा करता है, बल्कि ये नियमों के अनुसार भी नहीं है। आज मैं आपको अच्छी नीयत से चेतावनी देने आया हूँ। उम्मीद है कि आप गंभीरता से सोचेंगे और जल्द से जल्द सही रास्ते पर लौटेंगे। नियमों के अनुसार नहीं, और सही रास्ते पर शब्दों पर उसने विशेष जोर दिया। धमकी साफ थी। मैंने उसकी निगाहों में निगाहें डालकर कहा, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद चीफ साओ, पर सही रास्ता क्या है, ये कोई एक इंसान नहीं तय करता। ये हजारों साधारण कामगार तय करते हैं, जो हमें शांति से और अच्छे से खाना खिलाता है। वही सही रास्ता है। रेड स्टार फैक्ट्री को सुधार फैक्ट्री की पार्टी कमेटी के एकीकृत नेतृत्व में किया जा रहा है, और हम हजारों कामगारों के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमें भरोसा है कि हमारे कार्य किसी भी जांच में खरे उतरेंगे। मेरा जवाब चट्टान की तरह मजबूत था, पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। चीफ साओ का चेहरा गहरा हो गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना युवा सब डायरेक्टर उनके सामने टिकेगा। उसने ठंडी हंसी हंसी, बहुत अच्छे,
जो जांच में खरे उतरेंगे। खैर सब डायरेक्टरली, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो एड़ी घुमाकर चला गया। मैंने उसकी पीठ देखी, जो भीड़ में खोती जा रही थी। मुझे जरा सा भी डर नहीं था, बल्कि लड़ने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। मैं जानता था कि ये लड़ाई अपने चरम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। प्रतिद्वंद्वी अब कोई गुंडा या कैंटीन का हेड नहीं था, बल्कि सत्ता में बैठे नौकरशाह थे। बिना एक पल की देरी किए मैं मुड़ा और दृढ़ कदमों से डायरेक्टर जीव के ऑफिस की ओर चल दिया। मैंने जोर से दरवाजा खोला। डायरेक्टर जीव पहले से ही खिड़की के पास खड़े थे, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। बिना मुड़े उन्होंने पूछा, वो आया था? हाँ। मैंने उन्हें चीफ साओ से हुई मुठभेड़ की पूरी बात बिना कुछ छिपाए बता दी। डायरेक्टर जीव ने सुना और धीरे धीरे मुड़े। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक मुझे पहले से था वाली एक्सप्रेशन थी। बैठो, घबराना नहीं, डरना नहीं। उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। ये खेल उसी दिन से शुरू हो गया था जब हमने खुद खरीदारी पर जाने का फैसला किया था। अगर वो नहीं आते तो मुझे हैरानी होती। मैं अब भी तनाव में था। डायरेक्टर साहब, चीफ साओ म्यूनिसिपल कॉमर्स ऑफिस का प्रतिनिधि है, उससे भिड़ने में हम शायद बहुत आगे निकल गए। हाँ, पर हमारे पास चारा भी नहीं था। डायरेक्टर जीव ने मुझे टोकते हुए एक तीखी नजर से देखा। हायांगो, तुम समझ लो, हम किसी बिचौलिए या कैंटीन हेड को नहीं छेड़ रहे। हम एक ऐसे हित समूह को छेड़ रहे हैं जो दशकों से वितरण चैनलों के अंधेरे और एकाधिकार पर जी रहा है। तुमने लिजी की कमाई काट दी। ये उस पेड़ की एक शाखा काटने जैसा है। उन्हें दर्द हुआ है, प्रतिक्रिया तो होगी ही। उनके विश्लेषण ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सिर्फ कैंटीन सुधार देखा था, इसके पीछे के गहरे संघर्ष को नहीं। डायरेक्टर जीव ने कहा, साओ नियमों की बात करता है, पर असल में वो अपने हितों की रक्षा कर रहा है। उनके लिए नियम क्या है कि सारी आपूर्ति उनके हाथों से गुजरे, सारा फायदा उनकी उंगलियों से छाने। हमने बेहतर सप्लायर ढूंढ लिए और फायदा कामगारों और फैक्ट्री को लौटा दिया। ये उनके दिमाग में सबसे बड़ी अनियमितता है। तो हम क्या करें? जाकर जवाब दें। डायरेक्टर जीव अपनी डेस्क पर बैठ गए। उन्होंने धीरे धीरे मेज पर उंगलियां थपथपाईं। वो हमें नियमों से कुचलना चाहते हैं, हम उन्हें तथ्यों से जवाब देंगे। अब से 3 काम होने हैं। उसने एक उंगली उठाई। पहला, हमारी हर खरीदारी प्रक्रिया, लागत लेखांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, हर दस्तावेज, हर रिकॉर्ड, हर पैसे का हिसाब, हर ग्राम सब्जी का स्रोत, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये हमारी तलवार है। उसने दूसरी उंगली उठाई। दूसरा, किसानों के साथ सहयोग को फैलाना और गहरा करना। सिर्फ उनसे चीजें नहीं खरीदनी, उनकी मदद करनी है। कृषि तकनीशियनों को बुलाना है, उनके उत्पादों के लिए बाजार ढूंढना है, उनकी असली समस्याएं हल करनी है। हम एक बार की बिक्री नहीं, बल्कि रेड स्टार फैक्ट्री और उन सीधे सादे किसानों के बीच एक अटूट हित गठबंधन बनाना चाहते हैं। ये हमारी जमीन है। वो खड़े हो गए। उनकी आंखों में चमक थी। तीसरा और सबसे जरूरी, जनता पर भरोसा करना, जनता पर निर्भर रहना। हमारा सुधार अच्छा है या बुरा, ये कोई चीफ साओ नहीं तय करेगा, बल्कि हम फैक्ट्री के हजारों कामगार तय करेंगे। उनका पेट हमारी ताकत है, उनकी प्रतिष्ठा हमारा सबसे मजबूत समर्थन है। डायरेक्टर जीव की बातें 3 वज्र की तरह थीं, जिन्होंने मेरी आखिरी झिझक को दूर कर दिया। मुझे वो रास्ता दिख गया था जो अब तक धुंधलेपन में डूबा था। समझ गया डायरेक्टर साहब, आप भरोसा रखिए। मैं ये तीनों बातें पुख्ता तरीके से करूंगा। अगले दिनों मैंने सानाओ और वांग मैंग के साथ मिलकर काम में जुट गया। मैंने सभी खरीद दस्तावेज, स्टॉक रिकॉर्ड और लागत तुलना विश्लेषणों को व्यवस्थित किया। यहां तक कि एक विशाल सूचना दीवार भी बनाई, जिस पर हर दिन कैंटीन की खरीद और खर्च का विवरण पब्लिश करता था। कामगार रुककर देखते और तारीफ करते। साथ ही मैंने लियूजिया गांव और आसपास के गांवों की 2 और यात्राएं की और गांव समितियों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति और बिक्री सहकारी मॉडल स्थापित करने पर सहमति जताई। फैक्ट्री की तरफ से हमने काउंटी कृषि ब्यूरो के तकनीशियनों को बुलाकर किसानों को व्याख्यान देने की व्यवस्था की। इन कदमों ने ग्रामीणों को हमें पूरी तरह से अपना आदमी मान लिया। सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था, पर तूफान हमेशा सबसे शांत समय में आता है। एक हफ्ते बाद एक सुबह म्यूनिसिपल कॉमर्स ऑफिस से एक लाल मोहरबंद आधिकारिक संचार डायरेक्टर जीओ के ऑफिस में आया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो डायरेक्टर जीओ की 2 लाइनें गहरी थीं। उन्होंने वो कागज मुझे थमाया। मैंने पढ़ा और मेरा दिल बैठ गया। वो शहर भर के उद्यमों और संस्थानों के कैंटीनों में एक स्पेशल इंस्पेक्शन करने का नोटिस था। उसमें लिखा था, म्यूनिसिपल कॉमर्स ऑफिस ऊपरी निर्देशों के जवाब में बर्बादी खत्म करने, लॉजिस्टिक प्रबंधन को विनियमित करने और कामगारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त निरीक्षण दल गठित करेगा, जो शहर के प्रमुख उद्यमों और संस्थानों के कैंटीनों में 1 महीने का निरीक्षण छापेमारी करेगा। परिशिष्ट में निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ पहला पड़ाव साफ हमारी रेड स्टार फैक्ट्री थी। तारीख 3 दिन बाद थी और निरीक्षण दल की सूची में उप प्रमुख के रूप में चीफ साओ का नाम था।
मैंने वो पतला सा नोट पकड़ रखा था जिसका वजन 1000 किलो था। ये कोई सामान्य निरीक्षण नहीं था, ये खूबसूरती से बुना गया जाल था, एक पहले से लिखित युद्ध की घोषणा थी। मैंने सिर उठाया और डायरेक्टर जीव की नजरों का सामना किया। उनकी आंखों में कोई पीछे हटना नहीं था, बस लोहे जैसी दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, आवाज अधिक ऊंची नहीं पर बेहद दृढ़ थी, सामना करेंगे। डायरेक्टर की उन 4 शब्दों ने मेरी रगों में आग लगा दी। बजाय इसके कि हम निष्क्रिय रूप से फैसले का इंतजार करें, हम सक्रिय रूप से इसका सामना करेंगे। समझ गया डायरेक्टर साहब, वो गलतियां ढूंढने आना चाहते हैं तो हमें गलती भी नहीं छोड़ेंगे। डायरेक्टर जीव ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो शिकन के साथ आएंगे। स्वच्छता, सुरक्षा, वित्त, प्रोसेस, कोई भी कमजोर बिंदु उनके लिए तोप का गोला बन जाएगा। इसलिए हमें इतने परफेक्ट होना है कि कोई शिकन न मिले। मैंने ऑफिस से निकलकर तुरंत पूरे कैंटीन स्टाफ की आपातकालीन बैठक बुलाई। उनसे कुछ नहीं छिपाया, बता दिया कि कॉमर्स ऑफिस निरीक्षण करने आ रहा है और चीफ साहब उप प्रमुख है। और मैंने उनसे पूछा, मैं जानता हूं तुम लोग क्या सोच रहे हो, पर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इस महीने में हमने जो सब्जी खाई है वो पहले से ज्यादा ताजी है? क्या हमने साथियों को जो राशन दिया है वो पहले से ज्यादा है? क्या हम पहले से ज्यादा खुशी और संतुष्टि के साथ काम कर रहे हैं? हाँ, सबने एक साथ दृढ़ स्वर में कहा। तो हम सही हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम ईमानदार और पारदर्शी हैं। उन्हें निरीक्षण करने दो, हर कोने को पहुंच देंगे ताकि वो चमक जाए। हर पैसे का हिसाब रखेंगे, तथ्य जवाब देंगे। हमारे पीछे हजारों कामगार हैं, हमें क्या डर है? मेरी बातों ने सब में जैसे मशाल जला दी। चिंता और डर पल भर में एक जुझारू भावना में बदल गया। सब डायरेक्टर ली सही कह रहे हैं, हमें डर नहीं है। उन्हें आने दो, सब कुछ देख लें। अगले 3 दिनों में पूरा कैंटीन युद्ध राज्य है। मैं आ गया। मैंने सबको 3 समूहों में बांटा। पहला समूह डायरेक्टर लू के नेतृत्व में पूरी तरह से सफाई में जुट गया। ये लगभग खुदाई थी। दीवारें, फर्श, स्टोव, किचन के सारे निकास सब रगड़ रगड़ कर चमका दिया गया। चावल, आटे के बर्तनों के अंदर तक साफ कर दिए गए। सानाओ और वांग मैंग ने कुछ युवा सहायकों के साथ 3 दिन रात मुश्किल से सोए। सारे खरीद दस्तावेज, अलमारियों की रसीद, भुगतान के प्रमाण पत्र तारीख और श्रेणी के हिसाब से दोबारा व्यवस्थित किए। उन्हें बांधा और हर एक के आगे विस्तृत लागत तुलना विश्लेषण जोड़ा। उन कतारबद्ध फाइलों को देखकर लगता था जैसे सजे हुए सिपाही हूं। मैंने सबसे जरूरी काम संभाला, सबसे बड़ा समर्थन प्राप्त करना। मैंने सिर्फ पोस्टर नहीं लगाया, जूसिया ओवन के सुझाव पर, जो इन दिनों कैंटीन में मदद कर रही थी, मैंने कुछ ज्यादा सीधा और जबरदस्त कदम उठाने का फैसला किया। एक जनता की आवाज की ताकत का प्रदर्शन। उसने मुझसे कहा, मास्टर ली, सिर्फ साफ किचन और सुंदर हिसाब किताब काफी नहीं है। वो लोग तथ्यों को नजरअंदाज करके दस्तावेजों में खामियां निकालना जानते हैं। हम उन्हें कामगारों की सच्ची आवाज भी सुनने और देखने दें। उसके प्रस्ताव पर हमने एक अभियान चलाया, मेरी रोजी रोटी मैं तय करूंगा। हमने बड़े बड़े बोर्ड बनाए जिन पर कैंटीन सुधार के बाद हुई बचत और गुणवत्ता में सुधार के आंकड़े थे और आने वाले निरीक्षण के बारे में बताया गया था। हमने वो बोर्ड और सिग्नेचर शीट हर वर्कशॉप, हर ब्रिगेड में भेज दी। कोई जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ वहां पेन और इंक पैड रख दिया गया। पर नतीजा सबसे बढ़कर रहा। कामगार जमा हो गए। बहुत से लोगों ने कंटेंट पढ़ना भी जरूरी नहीं समझा, बस पेन उठाकर साइन कर दिया और फिर अपने नाम के नीचे जोर से लाल अंगूठा लगा दिया। एक फ्रंट लाइन वर्कशॉप के बुजुर्ग कर्मचारी ने कहा, पढ़ना क्या है? जो हमें अच्छा खाना देता है उसी का हम समर्थन करेंगे, ये किसी तर्क से कहीं बढ़कर है। एक युवा कामगार महिला ने कहा, पहले मैं आधा खाती और आधा फेंक देती थी, पर जब से सब डायरेक्टर ली ने कैंटीन संभाली है, मैं सब खत्म कर देती हूँ और काम करने की एनर्जी भी रहती है। जो भी पुराने दिनों में लौटना चाहेगा, मैं सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ी होंगी। सिर्फ 2 दिनों में हमने 3000 से ज्यादा साइनेचर और अंगूठे के निशान इकट्ठे कर लिए। घने नाम स्क्रॉल के बड़े बड़े कागजों पर भरे हुए थे, जैसे ताकत से भरा लाल सागर हो। जूसिया ओवन ने उन कागजों को एक एक करके सावधानी से व्यवस्थित किया और एक मोटी फाइल में बांधा। उसने एक टाइटल दिया, कामगारों की आवाज। जब उसने वो भारी फाइल मेरे हाथों में थमाई तो मुझे लगा जैसे मैं पूरे रेड स्टार फैक्ट्री का दिल पकड़े हुए हूं। निरीक्षण के दिन आसमान में थोड़े बादल थे। सुबह 9 बजे 3 काली कारें मैनेजमेंट बिल्डिंग के सामने रुकी। दरवाजे खुले। कॉमर्स ऑफिस के वाइस डायरेक्टर आगे थे, चीफ साओ ठीक पीछे। 7-8 एक्सपर्ट्स कतार में बाहर निकले। सबके चेहरे सख्त और जांच करने वाली नजरें थीं, जैसे वो किसी अपराधी पर फैसला सुनाने आए हों। डायरेक्टर जीव, डायरेक्टर लू, मैं और वर्कशॉप से चुने हुए कुछ कामगार प्रतिनिधि पहले से ही नीचे उनका इंतजार कर रहे थे। चीफ साओ ने मुझे देखा। उसके मुंह के कोने पर एक बहुत बारीक मुस्कान बन गई थी। उसकी आंखों में अहंकार था। हमारी नजरें हवा में टकराईं, बिना किसी बातचीत के तनाव था। डायरेक्टर जीव शांत मुस्कान के साथ
बिना झुके उनके स्वागत को आगे बढ़े। स्वागत है कॉमरेड लीडर्स का। रेड स्टार फैक्ट्री के काम का निरीक्षण और मार्गदर्शन करने के लिए दल का नेतृत्व कर रहे वाइस डायरेक्टर ने सिर्फ गंभीरता से सिर हिलाया। डायरेक्टर जीव, बिना समय बर्बाद किए चलिए, सीधे कैंटीन चलते हैं। बिल्कुल, आइए। डायरेक्टर जीव ने हाथ फैलाकर रास्ता दिखाया। वो जानते थे कि आखिरी टक्कर अभी शुरू हुई थी। निरीक्षण दल हमारे साथ जमकर कैंटीन की तरफ बढ़ा। रास्ते में चीफ साओ वाइस डायरेक्टर से कुछ कानाफूसी कर रहा था। बीच बीच में मुझे बुरी नजरों से देखता था। पहले वो किचन में घुसे। जैसे ही उनका पैर पड़ा, निरीक्षण दल के सबके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। उनके सामने जो कुछ था उसका उन्होंने सपने में भी अनुमान नहीं लगाया था। एक गंदे फैक्ट्री कैंटीन की बजाय फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। स्टेनलेस स्टील के चूल्हे और काम की मेजें बेदाग थीं। सारे बर्तन वर्गीकृत और अपनी जगह पर थे। दीवार पर नए स्वच्छता नियम और जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम के पोस्टर लगे थे। एक चश्मा लगा हुआ एक्सपर्ट, जो लग रहा था स्वच्छता का विशेषज्ञ था, जानबूझकर उस कोने में गया जहां अक्सर अधिक गंदगी होती है। उसने अपनी सफेद दस्ताना पहनी हुई उंगली उस पर फेरी, उठाई और देखी। दस्ताना अभी भी बर्फ की तरह सफेद था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, फिर वो फिर से गंभीर हो गया। उसने सख्ती से कहा, स्वच्छता पर अच्छा काम किया गया है। चीफ साओ, जो साफ असंतुष्ट था, वो सब्जी धोने के सिंक के पास गया। उसने पानी में धुल रही पत्ता गोभी की तरफ इशारा किया और ऊंची आवाज में पूछा, ये सब्जियां कहां से आई हैं? क्या इनका स्वच्छता प्रमाण पत्र है? सप्लायर के कागज कहाँ हैं? सानाओ ने एक कदम आगे बढ़कर एक फाइल उसके हाथ में थमाई। कॉमरेड लीडर, ये सब्जियां यहां से 30 किमी दूर लियूजिया गांव से आई हैं। हमने सीधे किसानों से खरीदा है। ये गांव समिति के साथ साइन किए गए दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते हैं। हमने खुद बनाए गए कृषि उत्पाद स्वीकृति मानक हैं और कीटनाशक अवशेषों के लिए त्वरित जांच रिकॉर्ड हैं। चीफ साओ ने कागज देखा और एक फुंकार मारी। किसानों की सब्जियां आधिकारिक स्वच्छता जांच वाले बाजार से नहीं गुजरी हैं। आप सुरक्षा की गारंटी कैसे देते हैं? आप हजारों कामगारों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसने एक बहुत बड़ा लांछन लगा दिया था, पर मेरे कुछ कहने से पहले मेरे पास खड़े कामगार प्रतिनिधि बुजुर्ग ली तियेशु, जो तेजतर्रार स्वभाव के थे और उनकी आवाज जोरदार थी, उन्होंने आगे बढ़कर कहा, कॉमरेड लीडर, आप ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग लगभग 1 महीने से ये सब्जी खा रहे हैं। किसी का पेट नहीं खराब हुआ, बल्कि सबको पहले से ज्यादा एनर्जी मिल रही है। सुरक्षा क्या है? कामगारों का शरीर ही सबसे बड़ा सबूत है। पहले हम जो खाते थे वो सच में असुरक्षित था। चीफ साओ, एक साधारण कामगार के मुंह से जवाब सुनकर उसका चेहरा तुरंत उतर गया। यहां सरकारी निरीक्षण चल रहा है। तुम्हें किसने बोलने की इजाजत दी? डायरेक्टर जी तुरंत बीच में आ गए। वो मुस्कुराए। चीफ साओ, गुस्सा मत होइए। ये हमारे कामगार सुपरवाइजर हैं, मास्टर ली। हमारा सुधार पूरी तरह जनता पर भरोसा करने पर आधारित। मास्टर ली की बातें थोड़ी सीधी हैं, पर उनमें दम है। खाद्य सुरक्षा को लेकर हम आपसे किसी से कम परवाह नहीं करते। हमारे अपने जांच के अलावा हमने पहले ही काउंटी कृषि ब्यूरो और एपिडेमिक कंट्रोल स्टेशन को औपचारिक पत्र भेजकर हमारे आपूर्ति बेस पर एक संयुक्त जांच बिंदु स्थापित करने का निमंत्रण दिया है। वो काम चल रहा है। डायरेक्टर जीव ने तर्क और आधार के साथ बात की। उन्होंने कामगारों का बचाव किया और भविष्य में संस्थागत गारंटी का संकेत दिया। चीफ साओ के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसे बेमन से मामला छोड़ना पड़ा। किचन में कोई समस्या न मिलने पर दल हिसाब किताब देखने लगा। यहाँ चीफ साओ ने अपना मुख्य हमला तैयार किया था। अस्थायी बैठक कक्ष के तौर पर बनाए गए एक कमरे में हमारी 10 से अधिक फाइलें टेबल पर रखी हुई थीं। चीफ साओ ने एक फाइल उठाई। वो सीधे ग्रामीण खरीद के भुगतान वाउचर पर गया और उसे ल्यूजिया गांव की गांव समिति के स्टाम्प के साथ मिला। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान कौंध गई। उसने वाउचर को जोर से टेबल पर पटका और अपनी आवाज ऊंची कर दी, मानो वो मौत की सजा सुना रहा हो। कमरे में तनाव बढ़ गया। मैं शांति से उठा और वाउचर ले लिया। मैंने कहा, यह कोई खाली वाउचर नहीं है। इस पर जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। मात्रा, इकाई मूल्य, कुल राशि और सबसे महत्वपूर्ण, ल्यूजिया गांव की आधिकारिक गांव समिति की लाल मोहर है। आज के ग्रामीण इलाकों में यही सबसे वास्तविक और वैध लेन देन का प्रमाण है। किसानों से ऐसे चालान की मांग करना जो वो दे ही नहीं सकते। हकीकत से दूर रहना और नामुमकिन चीजों को मजबूर करना होगा।
फिर मैंने दूसरी फाइल से एक लागत दक्षता विश्लेषण रिपोर्ट निकाली जो खरीद रिकॉर्ड पर आधारित थी। हमने सोर्सिंग शुरू करने के 1 महीने में आपूर्ति की गुणवत्ता में काफी सुधार के साथ हमारी कुल खरीद लागत कानान डेंग के अधीन पिछले महीने की तुलना में 27.8% कम हो गई है, जिसका मतलब है फैक्ट्री को लगभग 2000 युआन की बचत। आप इसे अव्यवस्थित या गलत कह सकते हैं, पर यह एक सुधार है जो राज्य के पैसे बचाता है, कामगारों के कल्याण में सुधार करता है और हर पैसे का हिसाब है। मेरी आवाज बैठक कक्ष में गूंजी। चीफ साओ की मुस्कान जम गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतने पूरे विश्लेषण के साथ आऊंगा। उसने विरोध करना चाहा, पर मेरे तर्क में कोई छेद नहीं था, जैसे ही वो शब्द ढूंढ ही रहा था। बैठक कक्ष का दरवाजा खुला। जूसिया ओवन हाथों में कामगारों की आवाज लिए अंदर आई। किसी की तरफ नहीं देखा। वो सीधे निरीक्षण दल के नेताओं के सामने गई और वो मोटी फाइल धीरे से मेज पर रख दी। कॉमरेड लीडर, आपने किचन देख लिया, हिसाब किताब देख लिया, शायद आपको अब कामगारों की बात भी सुन लेनी चाहिए। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर बहुत साफ थी। उसमें एक ताकत थी जिसे टाला नहीं जा सकता था, उत्सुकता से वाइस डायरेक्टर ने फाइल उठाई और पहला पन्ना खोला। एक नजर में ही उसकी निगाह उस लाल अंगूठों के सागर में जा फंसी। एक के बाद एक पन्ना पलटता गया। उसकी एक्सप्रेशन शुरुआती संदेह से आश्चर्य, फिर उससे भारी प्रभाव और अंत में गहरे विचार में बदलती गई। उसने सिर उठाया और चीफ साओ की तरफ देखा, जिसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो चुका था। कमरा पूरी तरह सन्न था। वो फाइल एक खामोश पहाड़ की तरह थी, जो निरीक्षण दल के हर सदस्य के दिल पर भारी पड़ रही थी। वो प्रक्रियाओं की शुद्धता पर सवाल उठा सकते थे, दस्तावेजों के फॉर्मेट पर ऐतराज कर सकते थे, पर वो 3000 से अधिक कामगारों द्वारा सबसे ईमानदार तरीके से व्यक्त की गई सामूहिक इच्छा को सवाल नहीं कर सकते थे या नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। चीफ साओ पूरी तरह घबरा गया। उसने ज्यूसिया ओवन पर उंगली उठाई और चिल्लाना शुरू कर दिया। ये क्या है? ये सब यहां लाना निरीक्षण दल पर दबाव डालना है। ये चरा संगठित और अनुशासित आचरण है। पर उसकी चीख उस समय बहुत कमजोर और खोखली लग रही थी। वाइस डायरेक्टर, जो अब तक चुप थे, उन्होंने आखिरकार कामगारों की आवाज बंद की। उन्होंने चीफ साओ के पागलपन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने डायरेक्टर जियो और मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे उन शब्दों को कहा जिसने चीफ साओ को हिलाकर रख दिया। रेड स्टार फैक्ट्री ने न सिर्फ नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि उसने जनता की सेवा का एक नया रूप ढूंढ निकाला है। इस अनुभव का अध्ययन किया जाना चाहिए। वाइस डायरेक्टर के उन शब्दों ने उस छोटे से बैठक कक्ष में एक शामक और वज्रपात दोनों का काम किया। डायरेक्टर जियो, मैं कामगार प्रतिनिधि, हम सबको लगा जैसे अंधेरा छट गया हो। जबकि चीफ साओ, उसकी स्थिति एकदम बिगड़ गई। उसका राख जैसा चेहरा था। वो एक कदम पीछे हटा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को देखता रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसने जो कुछ भी तैयार किया था, उसने जो कुछ भी साजिश रची थी, वो कामगारों की आवाज के सामने, जो सबसे सीधी जनता की इच्छा से भरी हुई थी, बहुत हास्यास्पद, बहुत असंगत लग रही थी। वो हमें नियमों की छड़ी से कुचलना चाहते थे, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमारे पीछे वो ठीक वही लोग थे जो नियम बनाते हैं और उनके अंतिम लाभार्थी हैं, यानी आम जनता। वाइस डायरेक्टर ने उसकी तरफ एक नजर और नहीं देखी। वो खड़े, वो डायरेक्टर जियो से हाथ मिलाया। उनका चेहरा पहले की तरह औपचारिक नहीं था, बल्कि कहीं अधिक ईमानदार था। डायरेक्टर जियो, हम इस यात्रा से कुछ सीख कर गए हैं। आपकी फैक्ट्री ने पुराने ढर्रे तोड़ने और साहसिक नवाचार करने का साहस दिखाया है। कामगारों के हितों को सबसे पहले रखा है। ये भावना हमारे पूरे सिस्टम के लिए सीखने योग्य है। डायरेक्टर जियो ने विनम्रता से हाथ मिलाया। आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कहा। हम अभी सीख ही रहे हैं। कई खामियां हैं। हम आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बढ़ा चढ़ा कहना नहीं है, हम साथी हैं। वाइस डायरेक्टर ने कामगारों की आवाज को जैसे कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो उठा लिया। मैं ये सामग्री अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं इसकी पूरी रिपोर्ट पार्टी कमेटी को दूंगा। आपकी फैक्ट्री का अनुभव पूरे शहर के लॉजिस्टिक प्रबंधन नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें अब सिर्फ स्वीकृति नहीं, बल्कि सबसे ऊंचा राजनीतिक समर्थन था। चीफ साओ पूरी तरह टूट चुका था। वो जानता था कि वो हार गया है। उसने न सिर्फ हमें बर्बाद करने में सफलता नहीं पाई, बल्कि अपनी हरकतों से वो एक ऐसे बेवकूफ के रूप में साबित हुआ जो आम लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज कर अपने पद का दुरुपयोग करता है। अचानक जैसे वो पागल हो गया, उसने डायरेक्टर जियो और मेरी तरफ उंगली उठाई और बेसुध होकर चिल्लाया, मैं ये नहीं मानता।
ये सब एक साजिश, सब पहले से तैयार था। डायरेक्टर जीव ने अपनी बेटी को जासूस की तरह इस्तेमाल किया, जानकारी जुटाई, जो उसे पसंद नहीं उन पर हमला किया। ये तो वाइट टेरर है। ली जियांगो तो बस आपके हाथों का एक चाकू है। उसका आपा खोना वाइस डायरेक्टर को अखर गया। उसने तुरंत सख्ती से कहा, शाओ जियानचिंग, अपने आप को संभालो, तुम अभी भी एक राज्य के अफसर हो। डायरेक्टर जीव उस अंतिम गुस्से से भरे हमले के सामने बेहद शांत थे। वो चीफ साओ को एक दयालु नजर से देख रहे थे। चीफ साओ, मुझे लगता है आप भ्रमित हैं। मेरी बेटी फैक्ट्री में किसी के खिलाफ जानकारी जुटाने नहीं आई थी। वो एक आम कामगार की तरह रहने, उनके सुख दुख को महसूस करने आई थी। जो उसने देखा और रिकॉर्ड किया वो असली घटनाएं थीं जो घटित हुईं। कॉमरेड लीजांगो की बात करें तो डायरेक्टर जीव ने सराहना और पहचान के साथ मेरी तरफ देखा। वो किसी का चाकू नहीं है, वो एक सोने का टुकड़ा है। भले ही कीचड़ में दबा हो, फिर भी वो अच्छाई और ईमानदारी की रोशनी फैलाता है। उसने जो कुछ भी किया है वो उसकी अपनी समझ, जिम्मेदारी और करुणा से पैदा हुआ है, किसी के निर्देश से नहीं। समस्या आप में है चीफ साओ। आपकी आंखें सिर्फ हितों और सत्ता की चालों को देख सकती हैं, लोगों के दिलों को नहीं। इसलिए आप हार गए। डायरेक्टर जीव का हर एक शब्द चीफ साओ के दिल पर हथौड़े की तरह था। उसने मुंह खोला पर अब कोई आवाज नहीं निकल रही। उसका पूरा व्यक्तित्व बिखरता दिख रहा था। वो कुर्सी पर बैठ गया। निरीक्षण दल के बाकी सदस्य तुरंत उससे कतराने लगे। उनकी नजरें हम पर अब निरीक्षण से सम्मान में बदल चुकी थीं। एक निरीक्षण जो इतने उत्साह से आया था, उसका अंत नाटकीय रूप से हुआ। वाइस डायरेक्टर अपने लोगों के साथ चला गया। वो कामगारों की आवाज ले गए और चीफ साओ की धज्जियां भी ले गए। विदा होते समय वाइस डायरेक्टर ने मेरा हाथ जोर से दबाया और गर्मजोशी से कहा, बेटा, ऐसे ही चलते रहो। जनता का पेट भरना सबसे बड़ी बात है। जब वो काली कारें फैक्ट्री के गेट से गायब हो गईं, तो बैठक कक्ष फूट पड़ा। लीत यीशु मास्टर ने मुझे दौड़कर गले लगा लिया। मेरी पीठ थपथपाई। सब डायरेक्टर ली, आपने कमाल कर दिया। हम कामगारों का नाम रोशन कर दिया। डायरेक्टर लू ने भावुक होकर अपनी आंखों के कोने पोंछते हुए कहा, हम जीत गए, हम जीत गए। मैं सबके चेहरों पर खुली हुई मुस्कानें देख रहा था। मेरा दिल एक अलग ही गर्माहट से भर गया। मैं डायरेक्टर जीव की तरफ मुड़ा। वो सब कुछ एक मुस्कान के साथ देख रहे थे। उन्होंने मुझे कोने में बुलाया और धीमी आवाज में कहा, हयांगो, आज हमने सिर्फ एक बचाव की लड़ाई जीती है। आगे हमें एक निर्माण की लड़ाई लड़नी है। पुराना सिस्टम तो गिरा दिया गया, नया हमें खुद बनाना है। ये रास्ता और लंबा और कठिन होगा। मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। नजरें सख्त थीं। डायरेक्टर साहब, आप निश्चिंत रहें। कल से रेड स्टार फैक्ट्री का कैंटीन न सिर्फ सबको अच्छा खिलाएगा, मैं इसे एक रोल मॉडल बनाना चाहता हूं। सुधार की एक दिखती हुई उम्मीद। निरीक्षण दल के जाने के 3 दिन बाद म्यूनिसिपल कॉमर्स ऑफिस से एक लाल मोहरबत दस्तावेज फैक्ट्री पहुंचा। दस्तावेज में पहले तो रेड स्टार फैक्ट्री के कैंटीन लॉजिस्टिक सुधार की खोज और परिणामों की बहुत प्रशंसा की गई। उसे एक ऐसा अग्रणी मॉडल करार दिया गया जो जनता से जुड़ता है, जनता पर निर्भर करता है, लागत कम करता है और कामगारों की सेवा करता है। फिर यह घोषणा की गई कि म्यूनिसिपल कॉमर्स ऑफिस पूरे शहर में रेड स्टार फैक्ट्री के कैंटीन से सीखने का अभियान शुरू करेगा। सभी यूनिट्स को हमारे सोर्सिंग मॉडल, लोकतांत्रिक निगरानी और पारदर्शी लागत प्रबंधन को अपनाने का आग्रह किया। हमारा कैंटीन औपचारिक रूप से पूरे शहर के लॉजिस्टिक सुधार के लिए पायलट यूनिट घोषित किया गया। और अंत में कर्मियों के प्रोसेसिंग के बारे में घोषणा की गई कि कॉमरेड शाओ जियानचिंग को उनकी नौकरशाही शैली, जनता से दूरी और खराब जांच के कारण जिसने नकारात्मक प्रभाव डाला था, निलंबित कर दिया गया और लॉजिस्टिक प्रबंधन के पद से हटा दिया गया। वो दस्तावेज एक देर से आया फैसला था जिसने हमारी लड़ाई को एक पूर्ण विराम दे दिया, जो उम्मीद से भी परे था। वो अहंकारी चीफ साओ पूरी तरह गिर चुका था और मैं एक साधारण कुक लीजांगो। हालात ने मुझे पूरे शहर के सुधार की लहर के मोर्चे पर धकेल दिया था। एक निश्चित प्रतिष्ठा का मॉडल बन गया था। अचानक हमारे कैंटीन का दरवाजा लगभग बंद होने लगा। दूसरी यूनिटों के अवलोकन और सीखने आने वाले, मीडिया की रिपोर्टिंग करने आने वाले। डायरेक्टर लू इतने व्यस्त थे कि लगभग उड़ रहे थे। वो गर्व से सबको बता रहे थे, ये हमारे सब डायरेक्टर ली का नया मॉडल है। मैंने ये सब रिसीव करने के काम डायरेक्टर लू को सौंप दिए और मैं पूरी तरह से सानाओ और वांग मैंग के साथ ज्यादा ठोस और व्यावहारिक काम में जुट गया। हमने औपचारिक रूप से लॉजिस्टिक गारंटी विभाग की खरीद शाखा का गठन किया। हमने आसपास के 1 दर्जन से अधिक कस्बों और गांवों का दौरा किया और गांव समितियों और उपभोक्ता सहकारी समितियों के साथ दर्जनों दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सब्जियां, मांस, अंडे, डेयरी, तेल, अनाज, सब कुछ शामिल था।
हमने एक प्रतिस्पर्धा तंत्र भी शुरू किया। प्रति श्रेणी कम से कम 2 या 3 सप्लायर, नियमित गुणवत्ता और मूल्य मूल्यांकन। अच्छा रहेगा, बुरा जाएगा। इस सिस्टम ने कुछ लोगों के आपूर्ति चैनलों के एकाधिकार को पूरी तरह तोड़ दिया, हमारी सप्लाई चेन को मजबूत बनाया, साथ ही जीवन शक्ति से भरा। वो सारे चैनल जिन पर लिजी का एकाधिकार था, अब हमारे दरवाजे पर सहयोग की भीख मांगने आ रहे थे। मैंने उन सबको विनम्रता से मना कर दिया। हमारी नई दुनिया में अब उनके लिए कोई जगह नहीं थी। एक दोपहर मुझे रेड फ्लैग विलेज पोर्क फार्म के डायरेक्टर माँ का फोन आया। दूसरी तरफ उसकी हंसी बहुत साफ थी। भाई ली, अब सब डायरेक्टर ली कहना पड़ेगा। बहुत बधाई हो, अब तो पूरे शहर में मशहूर हो गए। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, डायरेक्टर माँ, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं अब भी वही कुक ली जांगो हूं। दोस्त की तरह बता रहा हूं, ये तो हो गया। वो हंसा, फिर आवाज धीमी करके बोला, एक बात बताऊं, उस लिजी और उन सब कसाईयों का जो कॉमर्स ऑफिस के चीफ साहू के साथ मिले हुए थे, जांच चल रही है। टैक्स चोरी, कमर्शियल ब्राइबरी, सब पकड़ में आ गया। लगता है कई लोग जेल जाएंगे। शहर के मांस बाजार में पूरा उथल पुथल मच गया है। ये सुनकर मुझे कोई खास संतुष्टि नहीं हुई, बस एक अजीब सी भावना हुई। मैं इतना चालाक नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने लालच से ही अपनी कब्र खोदी थी। मैंने फोन रखा, ऑफिस से बाहर निकला और देखा कि जूसिया ओवन कैंटीन के दरवाजे के नोटिस बोर्ड के पास खड़ी है। नए लगे हुए मेन्यू और लागत विश्लेषण को शांत मुस्कान के साथ देख रही थी। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, उसे एक नर्म चमक में लपेट रही थी। इस दौरान वो कैंटीन में एक साधारण स्वयंसेवक की तरह काम करती रही। दस्तावेज व्यवस्थित करती, कामगारों की राय इकट्ठा करती। वो मेरी सबसे कीमती सहयोगी थी। मैं उसके पास गया और उसके बगल में खड़ा हो गया। क्या देख रहे हो? वो मुड़ी और मुस्कुराई। अपनी उपलब्धियां देख रही हूं। मास्टर ली, देख रहे हो ना? कामगार अब सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या खाना है, बल्कि ये भी देखते हैं कि सब्जी खरीदने में कितना खर्च हुआ, लागत क्या है। वो अब इसे सच में अपना घर समझने लगे हैं। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, यही हमारे सुधार की सबसे बड़ी सार्थकता है। हम थोड़ी देर चुप रहे, फिर जूसिया ने दुखी स्वर में कहा, मास्टर ली, मुझे लगता है मैं जाने वाली हूं। मैं चौंक गया। जाना? कहाँ? पापा ने मुझे शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए दाखिला दिलवा दिया है। वो कहते हैं फैक्ट्री में ये प्रैक्टिस पहला सबक था, पर फैक्ट्री और ज्यादा कामगारों की मदद करने के लिए मुझे और अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान सीखना होगा। उसकी आंखों में भविष्य के प्रति उत्साह चमक रहा था। वो बोली, वो कहते हैं रेड स्टार फैक्ट्री का भविष्य तुम्हारे जैसे 1 या 2 हीरो पर निर्भर नहीं कर सकता। मुझे एक आधुनिक प्रबंधन प्रणाली की जरूरत है, ताकि और ज्यादा साधारण लोग अपनी कीमत पहचान सकें। मैं दिल से उसके लिए खुश हुआ और थोड़ी उदासी भी हुई, पर हमारे बीच जो कुछ था वो कभी अफवाहों जैसा नहीं था। हम संघर्ष के साथी थे। एक सामान्य लड़ाई में एक साथ बने दोस्त थे। ये अच्छी खबर है। मैंने दिल से कहा, कॉमरेड ओवन, तुम बहुत अच्छी मैनेजर बनोगी। उसने मुझे साफ और ईमानदार नजरों से देखा। मास्टर ली, धन्यवाद। तुम ही हो जिन्होंने मुझे सिखाया कि एक इंसान की अच्छाई कितनी ताकत रख सकती है, और तुम ही हो जिन्होंने मुझे समझाया कि असली प्रबंधन ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट देखना नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर हर एक व्यक्ति की चिंता करना है। मैंने गर्म दिल के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है कॉमरेड। तुम ही हो जिन्होंने मुझे दिखाया कि एक इंसान की अच्छाई अगर सही दिशा और एक बड़ी दृष्टि के साथ न जुड़ी हो तो वो सिर्फ एक सस्ती आत्मसंतुष्टि हो सकती है। तुमने और डायरेक्टर ने मेरी अच्छाई को और ज्यादा लोगों का भाग्य बदलने का मौका दिया। हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। सब कुछ बिना शब्दों के कह दिया गया। न कोई रोमांस, न कोई आंसू भरी विदाई, सिर्फ एक दूसरे के चुनावों के प्रति आपसी सम्मान और एक साझा आदर्श के प्रति वफादारी। मैं जानता था कि अब से हम दोनों अपने अपने रास्ते पर एक ही लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहेंगे, और रेड स्टार फैक्ट्री के कैंटीन में हमने जो 2 साल साथ संघर्ष किया था वो हमारी जिंदगी की सबसे कीमती और रोशन याद बनकर रह जाएगा। वक्त बहुत तेजी से बीतता है, पता ही नहीं चला और 1 साल बीत गया। एक गहरी शरद ऋतु में पाउलोनिया के पत्ते रेड स्टार फैक्ट्री के आंगन में गिर रहे थे, जमीन को सुनहरा कर रहे थे। फैक्ट्री के लाउडस्पीकर से हम कामगार ताकतवर हैं का उत्साही संगीत आ रहा था। दिखने में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर गौर से महसूस करो तो पता चलता था कि उस पुरानी सरकारी फैक्ट्री के अंदर एक नई और जोरदार धड़कन पल रही थी। सबसे ज्यादा बदलाव कैंटीन में ही आया था। आज कैंटीन में खासी चहल पहल थी। दरवाजे पर एक लाल बैनर टंगा था, कैंटीन और लॉजिस्टिक सुधार की पहली वर्षगांठ का भव्य आयोजन। अंदर रंग बिरंगी रोशनियां थी, त्योहारी माहौल था।
इस खास तारीख को मनाने के लिए हमने एक पीपुल्स फीस्ट का आयोजन किया था। कई लंबी मेजें सजी थीं, जिन पर लायन हेड स्टू, मीठा और खट्टा कटलेट, उबला हुआ चिकन, स्टीम्ड फिश, कई प्रकार के कोल्ड डिशेस और पेस्ट्री थी। हवा में इतनी सुगंध थी कि मुंह में पानी आ जाता था। सब कामगार मुफ्त में इसका लुत्फ उठा सकते थे। ये उनके पिछले 1 साल के समर्थन और निगरानी का सम्मान था। कामगारों के चेहरे पर दिल से निकली हुई मुस्कान थी। हाथों में प्लेटें लेकर वो भरपूर व्यंजनों के बीच घूम रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। वो तृप्ति और खुशी नकली नहीं हो सकती थी। मैं लोगों के बीच खड़ा था, वो हलचल और गर्मी का नजारा देख रहा था। मन में बड़ी भावुकता थी। 1 साल पहले यहाँ एक सुनसान, शिकायतों और गणनाओं से भरा स्थान था। 1 साल में ये पूरी फैक्ट्री का सबसे चेहरा और सबसे एकजुट करने वाला स्थान बन गया था। सानाओ और वांगमेंग अब पहले वाले अनुभवहीन अप्रेंटिस नहीं थे। उन्होंने खरीद शाखा का साफ वर्क यूनिफॉर्म पहना था, लोगों के बीच तरह तरह के कामों का समन्वय कर रहे थे। सानाओ और भी चुस्त हो गया था। वांगमेंग अब भी उतना ही ठोस और भरोसेमंद था। वो अब अपने आप काम कर सकते थे और मेरे सबसे कीमती सहायक बन गए थे। डायरेक्टर लू और भी बदल गए थे। वो कायर इंसान नहीं थे जो झगड़ों से बचता था। सुधार के इस 1 साल के अभ्यास में उन्होंने अपने काम में फिर से उत्साह और जिम्मेदारी की भावना पाई थी। अब वो फूड सुपरविजन कमेटी के जिम्मेदार थे। रोज कामगार प्रतिनिधियों को लेकर कैंटीन के हर कोने की जांच करते थे। बिल्कुल मानक, मुझसे भी ज्यादा सख्त। उनके होठों पर हमेशा एक वाक्य रहता था, सब डायरेक्टर ली ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। डायरेक्टर जू भी आए थे। वो माननीय टेबल पर नहीं बैठे, बल्कि एक आम कामगार की तरह कतार में लगे। खुद खाना लिया और एक कोने में जाकर आसपास के कामगारों से बातें करने लगे। वो दृश्य को बड़ी संतुष्टि से देख रहे थे। कैंटीन की सफलता ने उन्हें पूरी फैक्ट्री के उत्पादन और कर्मियों के मामलों में गहरे सुधार करने के लिए सबसे मजबूत लोकप्रिय समर्थन की नींव दे दी थी। डायरेक्टर्सो, आपको, ली तिएशु मास्टर ने खुशी से चेहरा लाल किए एक गिलास सोडा पानी के साथ मेरे पास आकर कहा, 1 साल पहले हम सोचते थे कि ये अच्छे दिन सपना है, अब सपना सच हो गया। सब जानते हैं ये आपका करिश्मा है। मैंने जल्दी से गिलास उठाया और उनसे टकराया। मास्टर ली, आपने गलत कहा। ये मेरा करिश्मा नहीं है, ये सबकी मेहनत का नतीजा है। आप लोगों के समर्थन के बिना मैं अकेला लीजांग को कुछ नहीं कर सकता था, और ये मेरे दिल की सच्ची बात थी। इस सुधार के असली हीरो वो साधारण कामगार थे जिन्होंने अच्छाई पर विश्वास किया और न्याय का समर्थन किया। खाने के बाद मैं अकेला अपने ऑफिस लौटा। मेरा ऑफिस बड़ा नहीं था। खिड़की कैंटीन की ओर खुलती। मैं 3-3, 2-2 करके बिखरते हुए कामगारों को देख सकता था। हर चेहरे पर वो मुस्कान थी जो पेट भर जाने के बाद आती है। मेज पर हाल ही में मिला एक पत्र था। लिफाफे पर शंघाई से भेजा गया था। बारीक और सुंदर अक्षर थे। ये जूसिया ओवन का पत्र था। मैंने उसे खोला। कागज पर उसके हमेशा की तरह मजबूत और साफ अक्षर थे। कॉमरेड लीजांगो, तुम्हें यह पत्र लिखकर मानो सीधे बात कर रही हूं। कैंटीन सुधार की पहली वर्षगांठ पर बधाई। मैंने यूनिवर्सिटी के अखबार में तुम्हारे रेड स्टार मॉडल के बारे में रिपोर्टेज पढ़े हैं। मुझे सच में तुम पर गर्व है। अब मैं स्टूडेंट यूनियन के अध्ययन विभाग की निदेशक हूं और एक सामाजिक अभ्यास परियोजना का आयोजन कर रही हूं, जिसका विषय है सरकारी उद्यमों के लॉजिस्टिक सामाजिकता सुधार की व्यवहार्यता की खोज। मैंने तुम्हारी कहानी को अपने शोध का मुख्य केस बनाया है। मेरे सुपरवाइजर ने इसकी बहुत तारीफ की है और कहा कि तुम्हारी प्रैक्टिस किताबों की किसी भी थ्योरी से ज्यादा ठोस है। मैं अक्सर उन कैंटीन के दिनों को याद करती हूँ। वो मेरी जिंदगी का सबसे कठिन और सबसे कीमती अनुभव था। तुमने मुझे बताया कि एक इंसान का मूल्य इस बात में नहीं है कि उसके पास क्या है, बल्कि उस बात में है कि वो दूसरों को क्या देता है। कॉमरेड लीजांगो, धन्यवाद। तुमने मुझे अपनी शुभकामनाओं के साथ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। जूसिया ओवन, पत्र पढ़कर मेरा दिल गर्म हो गया। हर एक अपने अपने मोर्चे पर उस लड़ाई को जारी रखे हुए था। मैं खिड़की के पास गया और उसे खोल दिया। ताजी हवा ने मेरा चेहरा छू लिया। चौक में एक नव आया युवा अप्रेंटिस गलती से अपनी डिब्बी गिरा बैठा। खाना जमीन पर फैल गया। वो बहुत दुखी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कैंटीन का एक कुक जो झाड़ू लगा रहा था, उसे देखा। उसने उसे डांटा नहीं। वो उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा ले लो। फिर उसने झाड़ू उठाकर बिना कुछ कहे जमीन साफ कर दी। युवा अप्रेंटिस ने कुक की पीठ पर गहरा प्रणाम किया। मैंने खिड़की से ये देखा और दिल से मुस्कुरा दिया। मैं जान गया कि अच्छाई के बीज पहले से इस धरती में जड़ जमा चुके थे और सबसे सुंदर फूलों में खिल गए थे, और मैं भाग्यशाली था कि वो उसे बोने वाला था। शायद यही थी वो सबसे अच्छी और सबसे कीमती इनाम जो जूसिया ओवन ने अपने अनोखे अंदाज में मुझे दिया था। वो न पैसा था, न पद,
बल्कि एक ज्यादा रोशन भविष्य था, एक इंसानी दुनिया जो गर्माहट और उम्मीद से भरी थी। सो ये स्टोरी यही एंड होती है और ये कंप्लीट स्टोरी है। आपको स्टोरी कैसी लगी वो कमेंट में बताना मत भूलना, और हो सके तो हाइप कर देना। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीन पर आ रही इन वीडियो में से कोई देख सकते हो।